बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए जहां बाजार में बिल्कुल सीमित दायरे में बड़ी सुस्ती के साथ होता कारोबार, लेकिन अच्छी बात यह कि निचले स्तरों से रिकवरी और रिकवरी के बाद कुछ अहम लेवल्स पर आते हुए बाजार हफ्ते का आखिरी दिन है। वीकली क्लोजिंग मिलेगी आपको, तो क्या वीकली क्लोजिंग 15,700 के ऊपर हो पाएगी? ये है बड़ा सवाल। चलिए लेते हैं जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि आखिरी घंटे 1.5 घंटे के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और किन फैक्टर्स पर रखनी है नजर। इस समय की बड़ी बातें क्या है सर, पहले ये बताएं। जी बिल्कुल बड़ी बात है। आप देखें तो बाजार का जो पूरा का पूरा डायरेक्शन है वो बहुत ही सुस्ती के साथ कारोबार वाला डायरेक्शन है। न बड़ी तेजी का इरादा है, न तो नहीं बाजार गिरना चाहते हैं, वैसा वाला मामला है। सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है और एकदम सपाट कारोबार होता दिख रहा है निफ्टी में इस वक्त आपके सामने, और वो है 15,700 के आसपास। बैंक निफ्टी भी लगभग ऐसा ही कारोबार दिखाता हुआ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा आज कमजोरी कम नजर आ रही है। 100 अंकों की मजबूती के साथ 34,700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। अब 35 अंकों की मजबूती बची है। मेटल, आईटी और एफएमसीजी, ये तीन सेक्टर ऐसे जहां से बिकवाली होती हुई दिख रही है। स्पेशली मेटल और आईटी में बिकवाली ज्यादा है। एफएमसीजी कल बढ़ा था तो आज हल्का कमजोर है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये निफ्टी के टॉप लूजर हैं इस वक्त। लेकिन साथ में खरीदारी जो होती दिख रही है वो है रियल एस्टेट में, फार्मा में। छोटे मझोले शेयर काफी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं और बड़ी बात यह है कि छोटे इंडेक्स ज्यादा मजबूत है। आधा से 1% तक की तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में होती दिख रही है। ये बड़ा कमाल होता दिख रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट में कहीं कोई मंदी का माहौल है नहीं। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वाकई में बाजार अंदर से इतना मजबूत है। तो अंदर की मजबूती बाजार में जबरदस्त आपको नजर आएगी। डाउ फ्यूचर्स सपाट ट्रेड कर रहे हैं, कोई खास एक्शन है नहीं। थोड़ा सुबह हरे निशान में थे, अब बेहद सीमित दायरे में आते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 4 अंक ऊपर हैं, मतलब नहीं के बराबर है। यूरोप आधा % मजबूत है और बाजार की रिकवरी में काफी कुछ योगदान रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी है, जहां पर 1% की तेजी आप इस वक्त बनते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं सीमित दायरे में मिला जुला कारोबार इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है और वो है कोजेंसिस के हवाले से आईडीबीआई बैंक को लेकर। आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी, एलआईसी की हिस्सेदारी के लिए काफी समय से बातचीत चल रही। तो फरवरी मार्च तक स्ट्रेटेजिक बिक्री पूरा करने का लक्ष्य है सरकार का आईडीबीआई बैंक में, ये खबर आती हुई दिख रही। तो आईडीबीआई बैंक की स्ट्रेटेजिक बिक्री को लेकर थोड़ा और एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है और सितंबर तक इस बिक्री के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि शुरुआती बोलियां ये मंगाई जाएंगी। ये है आपके लिए इस वक्त की बड़ी खबर आती हुई दिख रही। तो और ये बोलियां मंगवाने के लिए इसी महीने एडवाइजर की नियुक्ति की जाएगी। ये कोजेंसिस जो न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही। इस खबर पर रखिएगा नजर। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे। और ये है दीप अभी तक का जो रुझान है बाजार का, बेहद सीमित दायरे में कारोबार। जी बिल्कुल सर, बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, पर आईडीबीआई बैंक खबर पर रिएक्ट कर रहा है। 10 दिन पहले सरकार ने ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स के लिए बिड्स मंगाई थी और अब जैसा आप कह रहे हैं सर कि नेक्स्ट स्टेप है सितंबर तक ईओआई आने की तैयारी और फिर इस वित्त वर्ष खत्म होने से पहले हिस्सा बिक्री का प्लान। इस समय लगभग एलआईसी और सरकार की मिला के 94% शेयर होल्डिंग है आईडीबीआई बैंक में। तो उसकी स्ट्रेटेजिक सेल के लिए एडवाइजर्स पहले फाइनलाइज करेंगे और फिर सितंबर तक ईओआई मंगाए जाएंगे। पर सर वही बात आपसे कहनी थी, जैसे आईडीबीआई बैंक खबर पर मूव कर रहा है, वैसे ही जो ढेरों स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है, उन्हें देखकर तो लगेगा नहीं कि सुस्ती वाला मार्केट है। इस हफ्ते अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स आ गया, पावर मैक आ गया, मिड कैप स्मॉल कैप के और स्टॉक्स आ गए जो 15, 20, 25% तक की तेजी दिखा चुके हैं। तो जो ब्रॉडर मार्केट का एक्शन देख रहे हैं वहां से तो बहुत चुस्ती है, बट इंडेक्स पर सुस्ती समझ में आ रही है। तो ये डाइकोटमी को कैसे समझे सर? दीप सिंपल सी बात है, जहां एक्शन है वहां रही है। किसने कहा है, मतलब कोई ऐसा घर से सर पे मतलब कफन बांध के तो नहीं निकले, हाथ में पानी गंगा जल तो नहीं ले लिया कि भाई मेरे को तो इंडेक्स और इंडेक्स में ही ट्रेड करना। अच्छा, इंडेक्स में भी करना है तो फिर इतना ही है तो फिर दोनों ऑप्शन बेचिए, पुट और कॉल दोनों तरफ की प्रीमियम खाइए। वो आसान काम नहीं है, करेक्ट। तो छोटी रेंज में जब इंडेक्स है और इंडेक्स को देखिए, ये मार्केट हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट को क्या करना है। मार्केट क्या कर रहा है उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हम क्या कर सकते हैं। और अगर एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में है तो फिर इधर उधर जाने की जरूरत क्या है। अगर समझिए
कि आप भाई ऑप्शन ट्रेडर ही है, इंडेक्स ट्रेडर ही, नहीं 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 मुझे तो ये सब जमता नहीं है, कैश के स्टॉक्स ही है, तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन शांति कीजिए, आराम कीजिए। ये मतलब साल में कितना वक्त आता है जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के दिन होते हैं, गिनती के, इस बार थोड़े से ज्यादा हुए हैं, बाकी तो पूरा साल इंडेक्स ट्रेडर्स का ही है, ऑप्शन ट्रेडर्स का ही है, तो तब करिए। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, बजाय इसके कि इसको लेकर हम परेशान हो जाएं, दुखी हों कि अरे ये तो कुछ नहीं हो रहा, 200-300 पॉइंट ऊपर जाता है, 200-300 पॉइंट नीचे जाता है, फंसा हुआ है, न 15,500 तोड़ता है, न 15,900 तोड़ता है, इस बीच में रोज 25-50 पॉइंट ऊपर होता है, तो जब तक मन बनाए तब तक कुछ हो नहीं पाता। ये सब होगा, फ्रस्ट्रेट करेगा मार्केट, फ्रस्ट्रेशन लाने का नहीं, अपने हिसाब से आप ट्रेड करें। और अगर आप कैश में ट्रेड कर सकते हैं तो इस वक्त फिर से वो कैश मार्केट वाला माहौल बनता हुआ दिख रहा है जहां आप ट्रेड कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो आराम से देखिए। और अगर वाकई में आप बड़े स्किल्ड ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन राइटर्स बढ़िया हैं, और उस हिसाब से आप प्रॉपर ऑप्शन बेचकर फर्ज करें, जैसे आप में समझ है, आपने 15,500 का मतलब आपने नीचे का एक ऑप्शन बेच दिया, 15,900 का एक ऑप्शन बेच दिया, तो आपको पता है कि रेंज के दोनों तरफ के आपने ऑप्शन बेच दिए, और वो आप आराम से धीमे धीमे जब प्रीमियम घटती है और रेंज में फंसा रहता है मार्केट, तो आप उसमें कमाई कर सकते हैं। लेकिन वो आपको आना चाहिए, और जब ऑप्शन बेचते हैं तो रिस्क काफी ज्यादा होती है, अनलिमिटेड रिस्क होती है, और कमाई आपकी प्रीमियम की जितनी की प्रीमियम घटती जाए, इसलिए वो आसान काम नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि इंडेक्स अगर बहुत मौके नहीं दे रहा है, और स्पेशली जब देखिए आप आज भी देखिए ना, मुश्किल से निफ्टी क्या है, नीचे में 15,635 हुआ और ऊपर में 15,711, यानी कि 80-85 पॉइंट की रेंज है। अब 80 पॉइंट की रेंज में 15-20 पॉइंट ऊपर के, 15-20 पॉइंट नीचे के छोड़ दीजिए, एग्जैक्ट आप अपने इतने समझदार तो आप है नहीं कि हम है नहीं कि एग्जैक्टली नीचे के बॉटम पॉइंट पे ही बाय करेंगे, टॉप पे ही सेल करेंगे, तो मुश्किल से 50 पॉइंट की रेंज में आप क्या कर लेंगे। बैंक निफ्टी में वही हाल है, 34,632 का लो है, 34,900 के आसपास का हाई है, 50 पॉइंट इधर के 50 पॉइंट उधर के छोड़ दें तो मुश्किल से 150-200 पॉइंट की रेंज बचती है, उसमें आप क्या कर लेंगे। सो बेटर है इंडेक्स को छोड़कर ब्रॉडर मार्केट में फोकस करें, स्टॉक्स पर फोकस करें। आज भी देखिए, मैं अभी देख ही रहा था थोड़ी देर पहले, आज की लिस्ट देखिए, मैक्सिमम कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आज सुबह भी जो आए वो सारे कैश मार्केट्स के। आप देखिए सचिन जी ने स्पार्क दिया था सुबह पिक ऑफ द डे में, चलो वो छोड़ दीजिए, उसके बाद वापस उनका कॉल स्पार्क पर आया। सुदर्शन केमिकल, रूट मोबाइल, नोसिल, सरला परफॉर्मर्स, गुजरात अल्कलीज, कितने सारे स्टॉक, लंबी लिस्ट है जो कैश की, वही स्टॉक्स खरीदारी के तौर पर आ रहे हैं, जस्ट डायल, धानुका। तो मेरे ख्याल से एक्शन पूरा ब्रॉडर मार्केट में, और वही हमें फोकस करना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, भरपूर एक्शन है, और अभी भी देखिए कई सारे स्टॉक्स हैं जो उछल के स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं। तो इन सभी स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट से चर्चा भी करेंगे। अनिल जी भी अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी थोड़ी देर में देंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं आने वाले दिनों के लिए कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स। मानसी वरुण रोज की तरह हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं अहम इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज ओपेक की बैठक का दूसरा दिन है। उत्पादन और मांग को लेकर क्या फैसला निकल कर आता है, इस पर हमारी नजर है। साथ ही यूएस जून के रोजगार आंकड़े आने वाले हैं, 7 लाख नौकरियां जुड़ने का यहां पर अनुमान है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है आज 2:30 बजे, इस पर भी नजर रहेगी। साथ ही कल के अगर इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स देखें, रेलिगेयर एंटरप्राइज की ईजीएम है। टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट के लिए पीएलआई स्कीम में रजिस्ट्रेशन की कल आखिरी तारीख होगी, यानी कि 3 जुलाई। सोमवार 5 जुलाई के दिन यूएस के बाजार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहने वाले हैं। इंडिया पेस्टिसाइड्स की लिस्टिंग, भारतीय बाजार में ये लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। एवी फैशंस का राइट से इशू खुलेगा, जिसका फाइनल प्राइस 27.50 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। पीएनबी हाउसिंग कार्लाइल डील पर सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल में अगली सुनवाई सोमवार के दिन होने जा रही है। और एक्स डिविडेंड, जेएसडब्ल्यू स्टील और माइंडट्री, ये दोनों स्टॉक्स 5 जुलाई को ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ आने वाले दिनों के लिए अहम इवेंट्स। और यूएस बाजार मंडे को बंद होने वाले हैं। आज शाम को ऑफ कोर्स ट्रेड करेंगे, जॉब्स डेटा भी आएगा, उसका रिएक्शन भी देखेंगे, बट मंडे को यूएस के बाजार बंद हैं। आइए वरुण, आप भी बताइए आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो सुबह जो बड़ी खबर आई एनपीपीए की तरफ से, जो कुछ दवाओं के लिए 50% के आसपास दाम बढ़ाए गए हैं, उसका इम्पैक्ट काफ़ी सारी कंपनीज पे देखने मिला। ऑयल केमिकल्स, ग्रैन्यूल्स, जेबी केमिकल्स, यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी इस खबर के चलते देखने मिली है। इसके अलावा एनपीपीए की तरफ से और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पे टोरेंट फार्मा की जो दवा है टेपेटाडोल नेसल, इसके इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, तो इसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे भी देखने मिला। तो 2 बड़ी खबरें पूरे फार्मा और केमिकल सेक्टर के लिए सुबह से आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा भारती एयरटेल, इस कंपनी ने भारतीय
ब्लैक नाम का प्लान जो है वो लॉन्च कर दिया है। वन प्लान फॉर ऑल प्लान लॉन्च किया गया है। बेसिकली फाइबर, डीटीएच और पोस्टपेड के लिए ये प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है। काफ़ी सारी डील्स है जो इसमें दी जाएगी, तो इसके चलते भारतीय एयरटेल का जो बड़ा अनाउंसमेंट आज होने वाला था वो हो चुका है। मेरिको, इस कंपनी ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया। इस कंपनी का कहना है कि Q1 में भारत के कारोबार में करीब 30% के आसपास की ग्रोथ देखी गई है और मार्च के बाद अप्रैल के स्टार्टिंग 3 वीक्स में हालात फिर भी ठीक थे। उसके बाद थोड़ा डिमांड में कमी आई है, लेकिन फिर से हालात ठीक ठाक है। जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें भी अच्छी खासी डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर रही है। जो कमोडिटी की कीमतें बढ़ी है उसके चलते साल दर साल मार्जिन्स में नो डाउट दबाव रहेगा, लेकिन क्वार्टर मार्जिन्स में सुधार होगा, ये मेरिको का कहना है। अडानी पोर्ट, यहाँ पे जून के जो कुल कार्गो वॉल्यूम्स है उसमें साल दर साल 83% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है और कंटेनर वॉल्यूम्स में करीब 48% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। गार्डन रीच, इस कंपनी को बांग्लादेश से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। 6 पेट्रोल बोट की सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है। ये पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है, बेसिकली जो पेट्रोलिंग करते हैं उसकी बोट का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। कैडिला, इस कंपनी को HIV की दवा की मार्केटिंग के लिए US FDA से मंजूरी मिली है। लॉरस लैब, DRDO से 2DG दवा की बिक्री के लिए लाइसेंस इस कंपनी को मिल गया है। स्टरलाइट टेक, इस कंपनी की तरफ से बयान आया कि FY23 के अंत तक 10,000 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य जो है ये कंपनी रख रही है। NMDC, यहाँ खबरें आई है कि SBI से FY22 में ये करीब 2100 करोड़ के आसपास का कर्ज जो है वो जुटाने का प्लान कर रही है। स्टील प्लांट के केपेक्स पर खर्च करने वाली है ये कंपनी। कुछ ब्लॉक डील्स जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड 3,90,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और M&M फाइनेंस में करीब 40 लाख शेयर्स के आसपास के बड़े सौदे हुए हैं 156 के रेट पे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। ढेरों मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जैसे वरुण कह रहे हैं जहां पर एक्शन होते हुए दिख रहा है। आइए फिर एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कौन से स्टॉक्स उन्हें पसंद आ रहे हैं और कुछ बजिंग स्टॉक्स पर उनकी राय भी लेंगे। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, किरण जी, सुमित जी, विश्वेश जी और संदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वेश जी, रूट मोबाइल से शुरुआत करते हैं क्योंकि आज भी एक्शन में है, इस पूरे हफ्ते एक्शन में रहा है। सुबह सचिन जी भी बात कर रहे थे, उनके टारगेट्स भी आ गए और कुछ समय पहले आपने भी रूट मोबाइल पर बात करी थी, वो भी लेवल्स आ गए। अब बताइए क्या करना चाहिए स्टॉक पर? जिन्होंने लिया है मुनाफा बुक कर लें या आगे और मोमेंटम देखते हैं इसमें? दीपांशु, रूट मोबाइल हमने जून के स्टार्ट में रिकमेंड किया था 1750 के अराउंड, और हमारा जो टारगेट था वो 2000 का और 2100 का था। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन जी ने जो रिकमेंड किया है वो बहुत ही अच्छी एंट्री है, क्योंकि मेरे बोलने के बाद भी 1 मंथ लगा उसको प्ले आउट होने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से मूवमेंट है, जिस हिसाब से पेडिग्री ऑफ कंपनी है, मुझे लग रहा है दिस स्टॉक इज गोइंग मच हायर फ्रॉम द करंट लेवल। तो अगर जिन्होंने भी खरीदा है, मैं कहूंगा कि ये लेवल पे होल्ड करे, 1900 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे और मेरे हिसाब से स्टॉक इजीली 2200 प्लस जा सकता है। ओके, तो 2200 प्लस जाने की पूरी क्षमता रखता है रूट मोबाइल। नजर रखिए इस पर। सचिन जी, विश्वेश जी को पसंद आया है, इससे पहले हमने देखा है सिमी जी ने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, वहाँ से भी आपको कॉन्फिडेंस पर बढ़ते हुए दिखा है और विश्वेश जी ने 1 महीने पहले इस पर बात करी भी थी। चार्ट कॉर्नर की पिक भी रह चुकी है रूट मोबाइल, तो बढ़िया मोमेंटम वाला स्टॉक है ये काउंटर। नजर रखिए इस पर। नजर रखिए कुछ और मिड कैप्स पर। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अनिल जी ने यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी थी, बढ़िया मोमेंटम में है। 280 के पार अब आपको SW सोलर जाते हुए दिख रहा है, तो वापस मोमेंटम में आ रहा है और आज भी डेज हाई के करीब ट्रेड हो रहा है, 3.5% ऊपर। टाटा एलेक्सी, ये भी एक काउंटर है जहां पर अच्छी तेजी फिर से हो रही है। किरण जी, गुड आफ्टरनून। टाटा एलेक्सी पर क्या करना चाहिए सर, जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है? गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। यस, टाटा एलेक्सी में बहुत ही अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाता नए हाईज की ओर चलता नजर आ रहा है। लॉन्ग पोजीशंस अभी इनिशिएट करने की सलाह नहीं है। जिन्होंने लिया हुआ है, जैसे हमने लगभग 3850 के आसपास रिकमेंड किया था, तो अगर किसी ने होल्ड यानी बाय करके होल्ड किया है तो मेरा स्टॉप लॉस अभी 4260 के आसपास रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है चार्ट पैटर्न के हिसाब से और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। 4500 का मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, तो 4500 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय टाटा एलेक्सी में आपके लिए आती हुई किरण जी की तरफ से। क्लोजिंग शेयर का पहला बिगुल पूरे 15 मिनट बाद विश्वेश जी के नाम। विश्वेश का विशेष।
विश्वेश जी बताएं सर। अरे जी, पहला बिगुल है, लेकिन बिगुल एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम वागले जी है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू है, क्योंकि ये वागले जी का ही ट्रेड है। मैं सुबह में देख रहा था, उन्होंने भी दिया था। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो लग रहा है डॉक्टर रेड्डी। 5535 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में अनिल जी। और जिस हिसाब से स्टॉक में मल्टी वीक मल्टी मंथ ब्रेकआउट होने के बाद एक पुल बैक आ रहा है ब्रेकआउट टेस्ट लाइन का, मुझे लग रहा है इट इज ऑफरिंग अ वेरी वेरी गुड एंट्री। तो लो रिस्क ट्रेड हो सकता है। 5460 के स्टॉप से खरीदना चाहिए। मुझे लगता है 5650 और 5750 तक के टारगेट होंगे। ये जिस लेवल का ब्रेकआउट है अनिल जी, आप देखेंगे तो लास्ट ये स्टॉक ने करीबन अक्टूबर 2020 से 3 बार अटेम्प्ट की थी 54-5500 के ऊपर क्लोज देने की, पर नहीं हुई थी। ये जिस हिसाब से निकला है 5500 के ऊपर, आई थिंक द स्टॉक शुड गो एटलीस्ट 5750 फ्रॉम द करंट लेवल। तो यहाँ पे खरीदना चाहिए। ये पुल बैक है, इसका यूज री एंट्री के लिए करिए। 5460 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे होल्ड करिए। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से के लिए। और देखिए विश्वेश जी ने क्रेडिट दी पूरी वागले साहब को, ये हमारे संस्कार है। देखिए विश्वेश जी ने भले अपने हिसाब से निकाला, लेकिन उन्होंने बोला कि वागले साहब से प्रेरित होकर उन्होंने ये कॉल दिया। तो बड़े लोगों का रेस्पेक्ट करना ही चाहिए। और वागले साहब ने भी सोचा कि जब आप इतना उन्हें सम्मान दे रहे हैं तो एक बिगुल उनके लिए भी हो जाए, वागले का वंडर। वागले साहब पहले तो सम्मान स्वीकार करें विश्वेश जी की तरफ से, और उसके बाद बताएं आप अपनी पिक भी। विश्वेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मेरा पिक थोड़ा सा मार्केट एक्चुअली कंफ्यूजन है। जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो वन वे चल रहे हैं। अभी टाटा केमिकल्स देखिए जिस तरह से, मतलब हमारे मॉर्निंग के टारगेट्स आ गए। मैं मत, आप इंडेक्स देखो मत। अरे ना वागले साहब, ऐसा हटा दो निफ्टी सेंसेक्स को आप स्क्रीन से और खाली स्टॉक को देखो, मस्त मजा आएगा आपको। अनिल जी, मेरा जो स्टॉक है वो बाय कॉल है। ये स्टॉक के बारे में हमने परसों बात की थी और परसों हल्की सी मुंह आई थी, बट इवेंचुअली कल थोड़ा सा गिरावट आके हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था और आज वापस मेन मूव कंटिन्यू हुई है। स्टॉक है मन्नपुरम फाइनेंस। इसमें मुझे 170 के ऊपर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखती है। हमारे क्लाइंट्स को भी हमने रिकमेंड किया है यही लेवल के आसपास, इनफैक्ट एक 20-25 पैसे ऊपर ही होगा। और मुझे लगता है ये 178-179 की तरफ की मूव के लिए की शुरुआत है, जो आज के दिन या मे बी मंडे मॉर्निंग या BTST भी किया जा सकता है। और इसमें सबसे अच्छी बात है आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 2 रुपए का होगा। 170 के नीचे जाता है तो काट लीजिए। तो ये है राय आपके लिए मन्नापुरम जनरल फाइनेंस में 178, 179, 178, 179 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। और ये है दूसरा स्टॉक आज जो आता हुआ हमारे क्लोजिंग शो में। जैन साहब भी हमारे साथ तैयार है। जैन साहब के दर्शन हो गए, वैसे तो सुबह हो गए थे, लेकिन सुबह तो मतलब एकदम झलक दिखला के गए थे। आज पूरे अब क्लोजिंग शो में पूरे के पूरे साक्षात एकदम 100% लंबे समय के लिए आपको दर्शन देंगे। जैन साहब, आपका एक स्टॉक बड़ा कमाल करता हुआ दिख रहा है, शारदा मोटर्स। मेरे ख्याल से महीने भर में जब से आपने रिकमेंडेशन दिए उसके बाद से 70-75% भाग गया है। ऐसा क्या हो गया इस स्टॉक में? बड़ी जबरदस्त तेजी हो गई, अब क्या करें? हाँ देखिए, वो लग ही रहा था उस टाइम पे अनिल जी। और बहुत मैं इनफैक्ट आज जब दे रहा था उसके पहले भी मैं बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा था और एक अच्छे लेवल पे आने के बाद दिया। और रिजल्ट्स देखिए कंपनी के अच्छे आ रहे हैं और प्लस जिस तरीके से ये फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने लिया उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि इतना चल जाना और एक बार अगर नीचे आता है तो फिर वापस से ले ले। बट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे। एमटार टेक्नोलॉजीज जबरदस्त चल रहा है आज भी अनिल जी, 1250 के लेवल। सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स, सिंगर इंडिया, ज्योति लैब्स। बट एक स्टॉक है जो एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरे को ट्विटर पे ऐसा फील हुआ कि लोग सोचते हैं कि हम खाली हमारे जो स्टॉक्स चल जाते हैं उन्हीं की बात करते हैं। तो कुछ एक्सीडेंट्स भी, उनमें से हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स है जो एक्सीडेंट हुआ। उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि रिजल्ट्स इतने खराब नहीं थे जितना मार्केट ने रिएक्ट किया। भले वो डीबी कॉर्प हो या ये हो, मीडिया स्टॉक सर्टेनली 1-2 क्वार्टर ऐसे ही रहेंगे, बट जिन लेवल्स पे वहां से खोने को नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये भी अब कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट की तरफ ही दिख रहा है। तो हिंदुस्तान मीडिया वेंचर जो कहने पे खरीदे हैं उनको बिल्कुल मैं होल्ड करने की राय दूंगा। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है आपके लिए।
आज के सेशन में बढ़िया आपके लिए होता हुआ दिख रहा है और भी आगे भी आपके लिए खरीदारी करने के मौके बनेंगे। एक और स्टॉक है जो बढ़िया एक्शन में आता दिख रहा है, वो है ऑन मोबाइल ग्लोबल। लगभग 8-9% ऊपर है, 120 रुपए के आसपास एसआईपी स्टॉक रहा है। काफी दिनों की सुस्ती के बाद अब फिर से चुस्ती में आने की तैयारी में है ऑन मोबाइल ग्लोबल। इसके चार्ट पर एक बार लेनी है राय। किरण जी देखिए जरा। बिल्कुल अनिल जी, ऑन मोबाइल बहुत ही शानदार बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन 110 के करीब हो गया है। आज एक छोटा सा एक रैली के बाद छोटा सा करेक्शन हुआ है, तो 115 का मेरा नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा। 130 132 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, जहां पे आपको रिव्यू लेना है, उधर बेचना बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से ये बड़े चार्ट्स पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न में कंसोलिडेट हो रहा है, 130-32 का ब्रेकआउट अगर आता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट कहलाएगा और फिर 145-150 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए 115 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है, बाय करने की सलाह है। ये है इंटरेस्टिंग आपके लिए स्टॉक्स जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं आपको। आज रूट मोबाइल भी आप देख सकते हैं। और कोई स्टॉक है कि जिसके नाम के साथ मोबाइल जुड़ा हो? हालांकि काम थोड़ा मिलता जुलता करती है रूट मोबाइल, टानला प्लेटफॉर्म्स, ऑन मोबाइल ग्लोबल, थोड़ा मिलता जुलता काम है। ये स्टॉक है जो आज भरपूर एक्शन। रूट मोबाइल 15-16% गजब भागा है। रूट मोबाइल तो अभी हम बात भी कर रहे थे, विश्वेश जी की तो पसंद है ही, साथ ही साथ पसंद लगातार सचिन जी ने भी इसको रिकमेंड किया। ये स्टॉक जबरदस्त एक्शन में रहा है। आइए बढ़ेंगे आगे और कुछ और स्टॉक्स जहां पर भरपूर एक्शन होता दिख रहा है उन पर फोकस करते हैं। मंगलम सीमेंट, ये कोटा वाला ही स्टॉक है ना जैन साहब, जो आपकी रिकमेंडेशन में लिस्ट में रहा है, आज 18% ऊपर है। ये वही वाला सेम है स्टॉक? बिल्कुल ये स्टॉक भी मैंने अब भी रिसेंटली, आजकल क्या कई बार अनिल जी जब हम वेबिनार्स करते हैं ना, तो मैंने वेबिनार में एक चीज की है कि मैं 3 स्टॉक्स या 2 स्टॉक्स भी देता हूं, जो कि जनरली एक हमारी पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ रहता है, एक लिस्ट बनी हुई रहती है। तो मंगलम सीमेंट मैंने अभी रिसेंटली रेकमेंड भी किया था और हमारे चैनल पे तो हमने 2-3 बार रेकमेंड किया और 200 रुपए के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं। और ये मोडक में है, कोटा के पास में, बिल्कुल आप सही याद रखे हैं। और मुझे सीमेंट स्टॉक्स बहुत जबरदस्त लगते हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में भी शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक में जेम्स में कुछ सीमेंट स्टॉक्स में मेरी नजरें पड़ी भी हैं। बहुत सारे तो दे दिए और भी निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मंगलम सीमेंट अभी भी सस्ता लगता मुझे और बिल्कुल होल्ड करके रखें। तो मंगलम सीमेंट, इस पर रखिए नजर। 18% की तेजी आ रही है, लग रहा है सर्किट की तरफ ये काउंटर भी मूव करते हुए दिखाई। तो मिड कैप स्मॉल कैप यहीं पर है एक्शन, इंडेक्स की सुस्ती है। आइए एक और स्टॉक जो विश्वेश जी के रेडार पर आ रहा है उस पर भी राय लेते हैं उनसे। बिगुल विश्वेश के विशेष बताएं विश्वेश जी। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर में ये जो साइलेंस है, ये सम सॉर्ट ऑफ अ साइडवेज मूवमेंट है। और एक मार्केट के रिजिम में कहावत है कि नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट, तो उस तरह का कुछ सीन लग रहा है। और जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, मुझे लगता है दैट इज ऑफरिंग अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। जो मैंने स्टॉक चुना है वो है ऑलरेडी अच्छा चला हुआ स्टॉक है, बट आज मुझे लग रहा है कि पुल बैक देखिए अपॉर्चुनिटी ऑन लॉन्ग साइड है। स्टॉक का नाम है BHEL, करीबन 66 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में। और अच्छा ओके ठीक। अच्छा पहले आप अपनी रिकमेंडेशन पूरी कर ले, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हाँ बेल खरीदना है, ठीक है। हाँ जी, तो BHEL अभी 66 के आसपास चल रहा है अनिल जी। 64 का स्टॉप लॉस रखना है और मुझे लगता है कि 72 तक के बड़े टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक करीबन 21 जून के आसपास एक ही दिन में 60 to 70 का मूव आया था और उसके बाद 10 दिन का कुछ साइडवेज कंसोलिडेशन है। आज ऐसा लग रहा है कि वो शायद ट्रायंगल खत्म हो चुका है और जो इमीडिएट मूव मुझे दिख रहा है वो 72 तक दिख रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है अनिल जी यहाँ पे ट्रेड के लिहाज से। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए और 2-3 दिन होल्ड करेंगे तो 70 प्लस के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके 70 प्लस के लेवल से आते हुए दिख रहे हैं। भेल में खरीदारी करें 64 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। आपने एक अंग्रेजी में कहावत बोली अभी कि नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट। अच्छा, दूसरी कहावत ये है कि नेवर शॉर्ट अ बुल और राइजिंग मार्केट। तो फिर कौन से मार्केट, अच्छा बेयर मार्केट को शॉर्ट करें तब तक लेट हो जाते हैं बहुत, तो मतलब कौन से मार्केट को शॉर्ट करें? आपको हर मार्केट को शॉर्ट करने में आपको मुश्किल दिखती है और आशु जी को हर मार्केट शॉर्ट करना लगता है। हम किसकी माने ये बताइए।
अनिल जी, ये नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट है। ये बेसिकली काफी पुरानी कहावत है, रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर में कहा गया है। तो बेसिकली डल ओके। मार्केट इज व्हाट, हाँ। मार्केट चला, उसके बाद में सेलर्स आर नॉट एबल टू पुश डाउन द मार्केट, वो साइडवेज हो गया। तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, दे आर वेटिंग फॉर द री एंट्री, और वो हाँ। जैसे ही री एंट्री मिलती है, मुझे आई एम स्ट्रांगली कन्विंस कि निफ्टी कैन गो टू 16,000 प्लस, बैंक निफ्टी कैन गो टू 37,000 प्लस। तो ये जो सारे पुल बैक है, ये लो वॉल्यूम सपोर्ट पे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं, वो लॉन्ग साइड ही करने चाहिए। तो लास्ट 2-3 शो में अगर आप देखेंगे तो मैंने लॉन्ग्स नहीं दिए थे, बिकॉज मुझे लग रहा था पुल बैक हो सकता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी इज एट द लेवल व्हिच इज ऑफरिंग अ वेरी वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड फॉर गोइंग लॉन्ग अगेन। ठीक बात है। चलिए, तो फिलहाल ये जो ट्रेंड है वो बड़े वाले हैं, जो बुल मार्केट बेयर मार्केट की, ये तो एक चालू मार्केट में एक हल्का सा सुस्ती वाला मार्केट है, और जब सुस्ती वाला मार्केट हो तो वहां शॉर्ट न करें, ये राय आती है। और देखिए, बिल्कुल सही राय है। बात करते करते विश्वेश जी के 30 पॉइंट निफ्टी फिर से ऊपर आया है, 15,670 वाला 15,700 की तरफ आता दिख रहा है, और बैंक निफ्टी भी 34,800। ये 34,800 की बड़ी अहमियत है, बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते हैं। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और शुगर सेक्टर को लेकर लाए हैं वो एक बड़ी खबर। चेतन, बताइए क्या है खबर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। ये जो खबर है ये एक्चुअली हर साल होती है, और जी बिजनेस भी इस साल सबसे पहले ये खबर ब्रेक करने लगा है कि फेयर एंड रेम्यूनेटरी प्राइसिंग, जो एफआरपी शुगर का भारत सरकार जो सेट करती है, उसकी प्रतिक्रिया अब चालू हो चुकी है। इनफैक्ट जो सीएसीपी होती है, जिसकी रिकमेंडेशन के ऊपर सारे के सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइसेस फिक्स करे जाते हैं, चाहे वो एमएसपी हो चाहे एफआरपी हो, उसकी रिकमेंडेशन अब फूड डिपार्टमेंट ऑफ फूड को आ चुकी है। उसकी एक रिपोर्ट बनती है, जिसके बेसिस पे इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन शुरू होती है। तो पहला जो प्रस्ताव रखा गया है सीएससीपी द्वारा, वो 8 से लेकर 12 रुपए के बीच में एफआरपी बढ़ाने का प्रस्ताव है, जो ये पहला प्रस्ताव बोला जाता है। दूसरी चीज, इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन अब इसमें शुरू होने वाली, जिसका मतलब ये है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, नीति आयोग मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री मिलकर सीएसीपी के रिकमेंडेशंस को डिस्कस करेगी, और जिस तरीके से एफआरपी शुगर की लानी चाहिए, उसके चलते कितनी सीएसीपी लेके आएंगे वो अब कैबिनेट डिसाइड करता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1.5 से 2 महीने में भारत सरकार ऑफिशियली कैबिनेट का अप्रूवल लेकर एफआरपी अनाउंस करेगी, जो कि 8 से 12 रुपए के बीच में पहला प्रस्ताव है। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो इंटरमिनिस्ट्रियल डिस्कशंस में डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, जो डोमेस्टिक शुगर कंपनीज हैं, जैसे बलरामपुर चीनी, द्वारकेश शुगर, इन 2 से 3 कंपनीज के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एफआरपी फॉर शुगर हर शुगर कंपनी वेट करती है। पिछले साल 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल करी थी। इस बार 8 से 12 रुपए तक के बीच में का ही सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट का ही प्रपोजल है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.5 से 2 महीने की टाइमलाइन में, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि एफआरपी फॉर शुगर केन आ सकती है। तो ये है आपके लिए एक बड़ी खबर जो आती हुई दिख रही है शुगर कंपनियों को लेकर, और शुगर केन की एफआरपी बढ़ने की तैयारी है। इसका मतलब ये कि गन्ने के दाम बढ़ेंगे, और गन्ने के दाम बढ़ना मतलब ये शुगर कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर है, शुगर कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। संभावना ये कि 10 रुपये ये जो है दाम शुगर गन्ने के लिए बढ़ सकते हैं। ये बड़ी खबर है एक्चुअली। तो और सबसे पहले आप ये खबर आप जी बिजनेस पर देख रहे हैं। पिछले साल 10 रुपये एफआरपी बढ़ी थी, इस साल फिर से 8 से 12 रुपये एफआरपी बढ़ने की तैयारी में है। तो ये अगर 8 से 12 रुपये यानी कि ब्रॉडली आप 10 रुपये समझे, तो फिर से गन्ना महंगा होता दिखेगा। और गन्ना महंगे होने का मतलब ये है कि अगर गन्ना महंगा हुआ तो जाहिर सी बात है कि शुगर कंपनियों के लिए या तो वो उन्हें दाम बढ़ाने पड़ेंगे, अगर उन्हें वही मार्जिन वही प्रॉफिट मेंटेन करना है तो, और वो नहीं तो फिर उनके लिए मार्जिन्स कम होंगे। ये आपके लिए खबर है। तो किसानों को गन्ने की कीमत ज़्यादा मिले, इसके लिए सरकार शुगर के एफआरपी बढ़ा सकती है, शुगर केन की एफआरपी बढ़ा सकती है, ये ध्यान में रखिए। इसका ये जो एफआरपी बढ़ती है वो शुगर केन पर बढ़ती है, गन्ने पर बढ़ती है। तो गन्ने की एफआरपी बढ़ेगी, ये ध्यान में रखिए, शुगर की नहीं, गन्ने की एफआरपी बढ़ेगी, और ये बढ़कर आपको 8 से 12 रुपये और बढ़ाई जा सकती है। पिछले साल 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये की थी, हो सकता है इस बार गन्ने के दाम 285 से 295 रुपये, और ये 295 रुपये प्रति क्विंटल है, प्रति 100 किलो के लिए। प्रति 100 किलो गन्ने का दाम 285 रुपये है, वो बढ़ाकर 295, 293, 298 रुपये ऐसा कुछ हो सकता है। तो गन्ने की एफआरपी बढ़ेगी, और गन्ने की एफआरपी बढ़ेगी
तो आपके सामने सामने शुगर कंपनी के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये ध्यान में रखें। हर खबर जरूरी नहीं कि शुगर कंपनी के लिए अच्छी हो, शुगर कंपनी के लिए नेगेटिव खबर। और सबसे पहले ये आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि इस बार फिर से सरकार ने इस पर एक प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो ये एफआरपी बढ़ाने पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन शुरू होता हुआ दिख रहा है। कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो शुगर कैन यानी कि गन्ने के दाम बढ़ सकते हैं, ये ध्यान में रखें। तो किसी भी खबर पर कूदे ना, समझें पहले खबर क्या है। और खबर यह है कि शुगर कैन के गन्ने के दाम बढ़ सकते हैं, और गन्ने के दाम बढ़ने का मतलब इनके लिए खराब खबर हुई, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त आती हुई गन्ने को लेकर और शुगर कंपनियों को लेकर। जैन साहब कैसे देखते हैं इस खबर को? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा अनिल जी, क्योंकि मैं देख रहा हूं प्राइस रिएक्शन काफी पॉजिटिव रहा है और पिछले कुछ दिनों से देखो शुगर सेक्टर ओवरऑल बहुत ही स्ट्रक्चरल एक चेंज के थ्रू जा रहा है। और जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो मिथेनॉल की भी डिमांड को लेकर इनको बेनिफिट मिलता है और मिथेनॉल की बड़ी अनाउंसमेंट्स आई हैं। सो ओवरऑल तो देखिए सरकार काफी हद तक शुगर कैन इंडस्ट्री के लिए काफी मेजर्स लाती रहती है। और ये अब इनको अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ता है, अगर ये आगे पास ऑन हो जाता है तो मेरे हिसाब से इस चीज को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो जिन्होंने ले रखा, मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी होल्ड करें और फ्रेश बाइंग के लिए कहीं ना कहीं डिक्लाइंस का अब वेट करना चाहिए। ओवर हीटेड हो चुका है वैसे, बट यस बहुत सारे स्टॉक्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रेकमेंड किया हुआ हमने तो, और मैं बोल रहा हूँ जिनको भी लेना था वो लोग ले रखे हैं और बिल्कुल होल्ड करके रखें। ये चीजें होती रहेंगी। एफआरपी और एमएसपी वगैरह सरकार जनरली बढ़ाती है, तो मेरे हिसाब से अगर मॉनसून वगैरह अगर और कहीं भी अगर कोई नेगेटिव आता है मॉनसून को लेकर भी, तो ये चीजें और सुनने को मिलेगी आगे। सो ओवरऑल नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इनके फंडामेंटल डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन पे इनका इंपैक्ट लाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर, और खबर को अच्छे से समझ लें। मैं फिर से आपको एक बार समझा दूं, 3-4 मंत्रालयों के बीच में मंत्रणा शुरू हो चुकी है। मंत्रणा ये शुरू हुई है कि गन्ने के दाम बढ़ाए जाए। गन्ने के दाम 8 से 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए जा सकते हैं। पिछले साल 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए थे, 285 रुपए पर पहुंचे। इस बार 8 से 12 रुपए बढ़ सकते हैं। गन्ने के दाम बढ़ने का मतलब सीधा मतलब है कि शुगर कंपनियों को महंगा गन्ना खरीदना पड़ेगा, यानी कि उनके लिए शुगर बनाने की, चीनी बनाने की कॉस्ट बढ़ेगी। उसके बाद या तो वो डिमांड मजबूत है तो दाम बढ़ाकर बेचें, नहीं तो उनका मार्जिन उतना कम होगा, सिंपल। तो ये शुगर कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर है इस वक्त, ये आप समझ लीजिए। ये आती हुई जिस पर सरकार आगे चलकर फैसला लेगी। तो हमेशा यही नहीं कि दाम बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, हर खबर नहीं। जो खबर सही है सबसे पहले वो बिजनेस आपके लिए लेकर आता है, और ये खबर शुगर कंपनी के लिए नेगेटिव है। अब कितना रिएक्ट करते हैं स्टॉक, नहीं करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन गन्ने के दाम बढ़ना ये एक नेगेटिव खबर। आइए बढ़ते हैं आगे, और तैयार है हमारे साथ बिगुल बैक टू बैक, और पहला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, एक कैश का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ओलेक्ट्रा। 233 का एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है, अभी 236 237 के आसपास है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर वीकली चार्ट्स में बना है। मुझे लगता है ये एक हफ्ते 2 हफ्ते के व्यू से लिया जाए, 228 का स्टॉप लॉस होगा, एक 7-8 रुपए की रिस्क होगी, और ऑन द अपसाइड 270 275 तक ये स्टॉक जा सकता है। इसके फंडामेंटल्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप चेक करवा लें। नहीं चेक क्या, आप पूछो, अभी बता देते हैं उसमें क्या है। देखिए बैलेंस शीट कितनी मजबूत है क्या है ये तो याद नहीं, लेकिन कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारोबार में करती है। चीन की एक बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली, दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी, उनके साथ इनका जॉइंट वेंचर है, ये भी बता दूं। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, डी पे कुछ नाम है, DOY ऐसा कुछ तो नाम है। अभी जल्दी से सारे लोग गूगल कर लेंगे, किसी को भी मिल जाएगा, कोई टेंशन ना लो। लेकिन हाँ, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली स्पेस में है ये कंपनी, और इन्होंने काफ़ी कुछ बसें ऑलरेडी बेची हैं। मेरे ख्याल से बेंगलोर, हैदराबाद में भी, शायद अहमदाबाद वगैरह में भी काफ़ी जगह इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बसें बेची। इलेक्ट्रिक बसेस के कारोबार में तो इतना तो मुझे पता है, बाकी रेशियो, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन ये नहीं मालूम है, कारोबार मालूम है। तो ये है। दीप, पता चला क्या एक चाइनीज कंपनी का BOD है शायद कुछ, तो एक वो बड़ी कंपनी है ना चाइना वाली, जिसके साथ इनका कारोबार, BYD ऑटो, BYD ऑटो। BYD ऑटो। जी दीप बताइए।
BYD ऑटो, वागले साहब सफिशिएंट नहीं सर, BYD वही ऑटो बात के है, साथ BYD चाइना ऑटो की और ये दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से बिल्कुल एक सर, है वही बता रहा था जो कि one of the आपके लिए biggest है और चाइना चेन्नई में से इनका इनके plant है। चाइना वाली कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर। ओके, चेन्नई में इनका प्लांट है। बाय द वे एक चीज बताऊं, मुझे याद है बहुत समय पहले मैंने 80-90 रुपए के आसपास इस स्टॉक को कवर किया था, जहां तक मुझे सही याद है। और BYD ऑटो में वॉरेन बफेट साहब का इन्वेस्टमेंट है, ये अब मुझे याद आ गई पूरी कहानी। तो वागले साहब धन्यवाद हमारी याददाश्त फिर से लौटाने के लिए। कि वो हिंदी फिल्मों में नहीं होता है, कभी कभी याददाश्त चली जाती है, फिर कुछ एकदम से वापस वैसे ही कोई झटका लगता है या सर्वर कहीं टकराता है तो फिर वापस याददाश्त लौटाती है। तो आज हमारी याददाश्त फिर से लौटाई है वागले साहब ने ओलेक्ट्रा ग्रीन को लेकर। तो बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, आपने रिकमेंड किया तो सही किया है। 270-275 के टारगेट के लिए वागले साहब की तरफ से रिकमेंडेशन। अगली रिकमेंडेशन विश्वेश जी की तरफ से, उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटजी जी विश्वेश जी के लिए बिल्कुल। बताएं सर। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट साइडवेज है तो स्टॉक स्पेसिफिक वो स्टॉक पिकअप करना चाहिए जो साइडवेज से शायद ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। तो मैंने अभी तक जितने भी स्टॉक सुने हैं वो वही कैटेगरी में थे। थर्ड स्टॉक जो मैं चुन रहा हूँ वो है मुथूट फाइनेंस, करीबन 1490 के आसपास चल रहा है। अनिल जी, लास्ट 1 मंथ से स्टॉक इज ट्रेडिंग बिटवीन 1520, 1540 और 1460। आज के दिन में स्टॉक लोअर लेवल से 1460 के आसपास से रिवर्स हुआ है एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग साइन कि शायद फॉलो अप बाइंग हो सकती है। 1500 के मुथूट के कॉल ऑप्शन में अनिल जी राउंड अबाउट 4.25 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, जो मुझे लग रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे ही 1500 निकलेगा, आई थिंक द स्टॉक शुड हेड मच हायर। तो करंट लेवल पे मुथूट फाइनेंस को खरीदना है। स्टॉक थोड़ा सा वाइड दे रहा हूँ बिकॉज अगर नीचे आता है तो मेरे हिसाब से 1460 तक भी ऐड कर सकते हैं। तो 1440 के स्टॉप लॉस से 1600 और 1660 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस को खरीदना है। ऑलरेडी एक लार्ज ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन है, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूएशन होना चाहिए ऊपर की ओर। ये तो मैंने आपकी तारीफ कर दी विश्वेश जी पिछली बार, तो इस बार आप भूल गए। अब की बार कौन बोलेगा कि मैं वागले साहब से इंस्पायर्ड होकर दे रहा हूं। वागले साहब ने अभी थोड़ी देर पहले मनापुरम दिया, मनापुरम के बाद अगर मुथूट आता है तो क्रेडिट तो उधर जानी चाहिए। बोलिए। अरे यार मैंने शायद नोटिस नहीं किया अनिल जी। चलिए, विश्वेश जी का ध्यान पूरी तरह से चार्ट देखने में था, शायद इसलिए उनका स्किप हो गया कि वागले साहब ने मनापुरम रिकमेंड किया। लेकिन मेरा तो ध्यान सब तरफ रहता है, मैं चार्ट देखता नहीं तो बड़ा फ्री रहता हूँ एकदम। तो हर आदमी पर, हर एनालिस्ट पर, हर पैनलिस्ट पर नजर रहती है। मैं बता नहीं रहा कि मेरी नजर है, लेकिन खाली ऐसे बात निकली इसलिए बता देता हूँ कि हमारे एक सुमित जी है पैनल पे आज, दूसरे हमारे एक किरण जी भी है, और तीसरे आधे आधे कुणाल जी और राकेश जी भी हैं। इन तीनों की तरफ से अभी तक कोई कॉल नहीं आई, खाली बता रहा हूं मतलब मैं आपको। बाकी हमारे दीप तैयार है 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के लिए। बिल्कुल सर, नजर आपकी हर तरफ है और बाजार के डेटा पर भी नजर है। तो आइए एक बार आपकी डेटा रीडिंग क्या है इस समय, उसको जान लेते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी में। डाउ फ्यूचर सर एकदम सपाट है। आज जो शाम को फ्यूचर ये जॉब्स डेटा आने वाला है उसी पर नजर सबकी बनी हुई है। एंड ऑफ कोर्स मंडे को यूएस के बाजार बंद रहेंगे, तो आज शाम का एक्शन और डबली इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीकेंड है, 3 दिन का वीकेंड है और उससे पहले बड़ा डेटा आएगा। एकदम सपाट कारोबार है। उनकी जो बॉन्ड यील्ड है वो और फिसल कर अब 1.44 1.45% पर आ गई है, वहां पर आप गिरावट देख रहे हैं। गोल्ड एकदम सपाट कारोबार कर रहा है और डॉलर में तो हमने स्ट्रेंथ देखी ही है। इसके अलावा अगर आप यूरोप की बात करें तो मिला जुला कारोबार है। अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ा मोमेंटम लूज करा है, एकदम सीमित दायरे में वहां पर भी कारोबार हो रहा है। और एशिया में जैसा आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, चाइना और हांगकांग में कमजोरी थी, लगभग 2% फिसल कर बंद हुए हैं। बट बाकी के एशिया के बाजार आज पॉजिटिव क्लोजिंग देकर गए हैं। सर हम भी कंसोलिडेट कर रहे हैं लगातार 5th ट्रेडिंग सेशन के लिए। बताएं क्या करना चाहिए सर? ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त पूरा का पूरा माहौल। ठंडा ही मानेंगे दीप, है ना। देखो एक चीज है दीप, ये डल मार्केट से अभी जो विश्वेश जी भी बता रहे थे, हम भी देख रहे हैं, उससे एक चीज याद आई। और जैन साहब हमारे साथ है, जैन साहब इस बात को अच्छे से वाउच कर सकते हैं। देखो मार्केट डल रहेगा नहीं रहेगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, करेक्ट जैन साहब। जैसा भी रहे मार्केट हमारे हाथ में थोड़ी कैसे रहेगा, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज है
कैसा भी रहे Stocks. मार्केट, शो डल नहीं होगा, शो बोरिंग नहीं होगा। शो में आपका मन लगा रहेगा, दिल लगा रहेगा। कॉल्स कम आए तो भी लगा रहेगा, ज्यादा आए तो वैसे बिजी रहेंगे। तो इसलिए हमारे हाथ में जो है वो हम आराम अच्छे से कर रहे हैं कि शो में आपको मजा आना चाहिए। आई एम श्योर आ रहा होगा। चलिए अब मैं आपको डेटा रीडिंग बता दूं। पहली चीज 15,700 जहां पर हम हैं दीप, यही भरपूर रस्साकशी वाला लेवल है। कैसे? 15,700 के पुट पर 36 लाख शेयर हैं, उसमें से 14 लाख आज जुड़े हैं। 15,700 के कॉल्स पर 48 लाख शेयर, उसमें से 23 लाख शेयर आज जुड़े हैं। तो ये 15,700 के कॉल राइटर्स है ना, बार बार नाक दबा रहे हैं निफ्टी की कि ऊपर मत जाओ, ऊपर मत जाओ, ऊपर मत जाओ। इसलिए 15,700 पे पहुंचते हैं, रुक जाते हैं, 15,700 पे पहुंचते रुक जाते हैं। 15,725 पार करके टिके और बंद होने की संकेत दें 3 बजे के पहले, तो फिर आपको धीमे धीमे वापस से ऊपर और बाजार बनते हुए दिखेंगे 750, 775, 800। प्रॉब्लम क्या है? 15,700 से 15,800 की रेंज में हर 25 पॉइंट पर रुकावट भी है और उसी तरह की पोजीशंस भी बनी हुई है। 15,700 के कॉल राइटर्स भी खड़े हैं, 15,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो यहां पर देखिए 15,700 आज इसके ऊपर हम बंद कर पाते हैं, बहुत अच्छा। नहीं कर पाते, यहां रुकते हैं तो फिर थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नीचे इमीडिएटली 15,600 सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाएंगे। तो जो कैलकुलेशन दिख रही है इस वक्त दीप, वो ये दिख रही है कि ज्यादा संभावना ये दिख रही है, जिस तरह की पोजीशन 15,700 के पुट और कॉल दोनों पर बनी है, आज क्लोजिंग के लिहाज से बाजार 15,675, 15,725 इस 50 पॉइंट की रेंज में कहीं न कहीं क्लोज होना चाहता है। हो सकता है 15,700 के आसपास ही हो जाए, आखिरी 1 घंटे में कुछ भी ना करे तो 25 पॉइंट इधर या 25 पॉइंट ऊपर। तो इस लिहाज से फ्रेश ट्रेड लेने का फिलहाल मौका कम दिख रहा है। जहां है वहीं रह सकते हैं, और फिर भी लेना है तो आप देखिए 3 बजे के पहले 15,700 के ऊपर टिक पाए तो फिर तेजी का ट्रेड लीजिए। मंदी का ट्रेड लेने का मन इस वक्त कम है। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब आइए बैंक निफ्टी। 34,500 के नीचे बंद नहीं होंगे, इत्मीनान रखिए, और 35,000 के ऊपर बंद नहीं होंगे, ये भी इत्मीनान रखिए। दोनों ही तरफ के आपके लेवल्स हो गए फिक्स, 34,500, 35,000। अब आप हैं बीचों बीच में, और बीचों बीच में एक ही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 34,800 का। 34,800 के पुट पर 10 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 10 लाख शेयर है, बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। आप देखिए यहीं पर आकर बाजार बैंक निफ्टी पर बार बार वहीं पर वक्त बिता रहा है। तो बैंक निफ्टी भी 34,800, 825 के ऊपर टिकना जरूरी है। 3 बजे के पहले टिका तो 34,900, 35,000 आएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नहीं तो 34,600 के आसपास आए तो वहां खरीदिए। फिलहाल दोनों ही एकदम बैलेंस्ड इंडेक्स हैं, तेजी और मंदी की तरफ देखते कौन भारी पड़ता है, लेकिन दोनों एकदम बैलेंस है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी 15,700 पर, बैंक निफ्टी 34,800 पर। यह है दीप आपके लिए पूरा डेटा का एनालिसिस। बिल्कुल सर, तो चलिए एकदम रेंज के बीच में इस समय बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल पर निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ 75 पॉइंट्स की रेंज में आपने निफ्टी को कंसोलिडेट होते हुए देखा है। तो देखते हैं यहां से फिर अब कौन सी डायरेक्शन इंडेक्स चूज करता है। पर आइए कुछ और कॉल्स ले लेते हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं जो फोकस लिस्ट में आ रहे हैं। सुमित जी एक कॉल देना चाह रहे हैं, बिगुल सिमुत के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, मार्केट्स भले ही सुस्त हो, लेकिन अकाउंट्स बहुत खुल रहे हैं ब्रोकिंग में, तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा देखने को मिल रहा है सीडीएसएल पे। सीडीएसएल 1015, 1020 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 महीने के साइडवेज कंसोलिडेशन, जो कि 1960 नीचे में सपोर्ट था, 1000 ऊपर में रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट आज सीडीएसएल दिखा रहा है। और सीडीएसएल अब यहां से एक अच्छा जंप ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। 1050, 1070 ये लेवल सीडीएसएल में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल तौर पे 1100 के ऊपर के लेवल सीडीएसएल में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें सीडीएसएल में, 985 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 1070 और 1100 रुपए तक के लेवल जल्दी सीडीएसएल में देखने को मिलने चाहिए। ओके, 1070 और 1100 के टारगेट के लिए सीडीएसएल पर करें खरीदारी। और सुमित जी, मैं ये सवाल पूछने वाला था, बल्कि जैन साहब के लिए सवाल तैयार रखा था सीडीएसएल पर, क्योंकि उनका फेवरेट है। अनिल जी ने भी बात करी है, सेठी साहब भी रेकमेंड करके गए। जैन साहब, जैसा सुमित जी कह रहे थे, कंसोलिडेशन के बाद फिर से मूवमेंट के लिए हो रहा है तैयार। सीडीएसएल फंडामेंटली भी यहाँ पर खरीदने की राय बनेगी सर, या ओवर वैल्यूड है? ये देखिए, ये ठीक है। आप देखिए, कोई स्टॉक को हम अगर 190, 200, 250, 300 के लेवल्स पे रेकमेंड करते हैं तो लाजमी है कि 1000 रुपया का लेवल बहुत बढ़ावा लगता है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि जिस टाइप के मोनोपोलिस्टिक, डुओपोलिस्टिक बिजनेस है, जहां एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है,
और जहां ब्रोकिंग इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है और म्यूचुअल फंड्स को भी लोग डीमैट में लेते हैं, तो आप सोचिए किस तरीके का पोटेंशियल है। खाली ये इक्विटी मार्केट नहीं, आप एएमसी बिजनेसेस और इवन इंश्योरेंस का बिजनेस सब इस डीमैट में आएंगे, इवन मार्कशीट्स तक डीमैट में आएंगे, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के भी शेयर्स डीमैट में आएंगे। तो ये पोटेंशियल बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि अगर कई स्टॉक, मुझे इतना अजीब सा लगता है कि 100 सवा सौ के पी मल्टीपल पे स्टॉक काम करते हैं, ये स्टॉक क्यों नहीं कर सकता उतने पी मल्टीपल पे। आप अगर इन्फो एज और ये कई स्टॉक्स है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पी मल्टीपल्स पे, तो व्हाई नॉट दिस स्टॉक जहां पे, और अभी तो एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है, तो मैं तो अभी भी बहुत बुलिश हूं। बिल्कुल अनिल जी ने, विकास जी ने, मैंने, सब ने हमें हर लेवल्स पर, आज सुमित जी ने भी रेकमेंड किया और बहुत बढ़िया टेक्निकली भी अब कंसोलिडेट करके निकल रहा है। और एक बात और कह दूं, देखिए मेरा ब्लू टी शर्ट आज हावी हो गया है। अनिल जी लाल टी शर्ट तो देखा था मैंने कुणाल जी और आपका, तो मैंने सुबह ही, मैं जैन साहब के जेम्स में तो समय कम होता तो ज्यादा बोल नहीं पाया, मगर बोले दोपहर में बोलूंगा कि ब्लू टी शर्ट इसलिए पहनाऊं कि देखते हैं मार्केट कहीं अच्छे से ब्लू में बंद हो जाए। ग्रीन में बंद करना है, ब्लू का किसने बोला आपको? अच्छा ये सही था, ये सही था। तो ग्रीन और ब्लू दोनों होता है अनिल जी। देखो मुझे ऐसा सिखाया गया कि अच्छा बॉस वो होता है कि कोई भी आपका साथ वाला, आपका कलीग कितना भी काम करके लाए और उसको बोले अरे और करना था, इतना ही किया, ये तो बाकी रह गया। लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं। जैन साहब, आपके प्रयासों की सराहना करता हूं, बहुत बढ़िया, और वाकई में आप जबरदस्त काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात जैन साहब, 2 दिन तक आप इतने अपने फैमिली फंक्शंस में बिजी थे, उसके बावजूद आपने समय निकाला। सेठी साहब भी आज कोई अपने फैमिली फंक्शन में, इसलिए आज दोपहर वाला नहीं दे पाए, और वो भी फ्लाइट में, इसलिए वो बोले अगर फ्लाइट लेट होगी तो मैं एयरपोर्ट से ही दे दूंगा कॉल बैठकर। मैंने कहा वाह गजब, मतलब ये डेडिकेशन है हमारे सारे पैनलिस्ट का कि मतलब आप किस तरह से जुड़े हैं दर्शकों के साथ, चैनल के साथ। सैल्यूट, बहुत ही बढ़िया, वाकई में ये आपके लिए। आइए कुणाल जी, राकेश जी तैयार है, एक स्पेशल पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे, क्या बात है, वाह। चलिए बिगुल, कल का काम आज ही कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, बिगुल बजाइए। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है हमारा कैम्प CAMS, ये हमारा पिक ऑफ द डे है कि तो किसी भी मंदी में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पैटर्न काफी अच्छा है। और आज के सत्र में देखें तो पिछले 5-7 दिन की नैरो रेंज से स्टॉक बाहर निकल रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, एक बड़ा उछाल दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अभी बात आप लोग कर रहे थे CDSL की। अनिल जी 4 कंपनियां हैं, CDSL, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, ICICI सिक्योरिटीज और कैम्स। अनिल जी चारों चार्ट जो हैं जबरदस्त हैं, और मैंने कहीं पढ़ा अनिल जी कि 44 लाख खाते पिछले 2 महीनों में खुले हैं। तो अनिल जी जिस तरह का पार्टिसिपेशन शेयर बाजार में आ रहा है अनिल जी, बहुत अच्छा है, और जैसे ही ऐसा चलता रहेगा तो अनिल जी इस तरह की कंपनियों में फायदा होगा। कैंप्स में बुलिश पेरेंट पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बाय करके चलें, स्टॉप लॉस रख लें 2835 पर। 2835 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना है। 3000 रुपए का पहला टारगेट, 3100 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। 3000, इतना जोर लगाया कुणाल जी, मेरे को लगा स्टॉक अभी 1000 रुपए के आसपास ही है, ये जोर लगा के 5000 बोलो। अच्छा, ऐसा बाय द वे 1000 से याद आया, एक बार जोर लगाया था हमने भी BSE के स्टॉक पर कि इससे 1000 रुपए हो जाएगा। 450, 550, 600, 650 सब भाव ये 1000 रुपए होने की तैयारी में है। इन सारे स्टॉक्स में जो हमारे फेवरेट रहे सबसे ज्यादा BSE, और मैं बता रहा हूं आपको, लिख के रख लीजिए, ये अभी कुछ नहीं, ये भाव कुछ भी नहीं है। ये आपको दिखेगा 1200 भी, आपको दिखेगा 1400 भी, आपको दिखेगा 1500 भी, और उसके बाद रिव्यू करेंगे क्या करना है। वहां तक तो रास्ता और मैदान साफ है, तो अभी तो देखते जाइए। हाँ, SIP में हमने 2 स्टॉक रिकमेंड किए, स्टॉक तो बाकी भी काफी अच्छे हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अगर कोई एक स्टॉक मेरी रिकमेंडेशन में आया होगा तो वो BSE रहा होगा। लगातार कई बार, कम से कम 3 से 4 बार रिकमेंडेशन लिस्ट पे आया BSE, और मुझे इस भाव पर भी, और मैं याद होगा जैन साहब, आपको भी ध्यान होगा कि मैं जब रिकमेंड करता था मैं यही कहता था कि 500 रुपए में अच्छा लगता है, उतना ही 700 रुपए में भी अच्छा लगेगा, उतना ही 900 बार, 950 में भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है। यहां पर भी मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी बहुत सस्ता है, बहुत वैल्यू है। क्या नहीं है BSE में वैल्यूएशन के लिहाज से, आपकी राय भी दीजिए जैन साहब। नहीं, बिल्कुल अनिल जी बहुत सही कह रहे हैं आप। देखिए IPO के प्राइस से काफी नीचे चला गया,
और हर लेवल पे बढ़िया लगता है। और ये जो अभी कुणाल जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, पूरा एक्सचेंज इकोसिस्टम एज अ बिजनेस बहुत जबरदस्त लग रहा है। जो फाइनेंशियलाइजेशन थीम है उसको बीएससी बहुत बढ़िया से एनकैश कर रहा है। ये लोग इंश्योरेंस में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में तो ऑलरेडी लीडर बन चुके हैं, और जिस तरीके से इनका इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इवन यहाँ पे भी देखिए कैश मार्केट में इनके जो डिफरेंशियल जो टीओसीज है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। हमारे जैसे कई एनालिस्ट है जो कई बार बीएससी के स्टॉक्स को रेकमेंड करते हैं और वहां पे इतना वॉल्यूम होता है, तो मुझे लगता है कि आज ही देख लीजिए एक सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स है, पिछले एक साल का हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो शायद पता नहीं वो एनएससी में भी वैसे लिस्टेड होगा, बट कई स्टॉक्स होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टॉक्स है उनका तो है ही, और कोई भी नई लिस्टिंग होती है और आईपीओ भी अभी बाहर लगी हुई है, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन बीएससी। और सीडीएसएल में स्टेक है ही है, और ये लोग नए नए और इस तरीके के काम बहुत ला रहे हैं। सो मल्टी एसेट एक एक्सचेंज है, और एफएनओ में भी पूरी ताकत लगा रही है एक्सचेंज, कुछ ना कुछ वहां पे भी ये लोग हासिल करेंगे, कर ही रहे हैं धीरे धीरे, तो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं वहां पे। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। और आप सही बोल रहे हैं, 1500 भी कम लगेगा और 2000 भी कम लगेगा ये स्टॉक। ऐसा इतना वैल्यू है, जिस दिन एनएससी का आईपीओ आएगा, एनएसडीएल का आईपीओ आएगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा जंप एक देखने को मिलेगा। एंड कैश बहुत है बैलेंस शीट में, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया, तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक, शानदार प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है बीएससी का। 7% का बड़ा दमदार उछाल बीएससी में आता दिख रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजबूत स्टॉक है। चार्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही तगड़े चार्ट्स आपको नजर आएंगे। बीएससी के चार्ट्स की तैयारी करके रखें, क्योंकि आपका फेवरेट रहा है। बंसल जी आपके पास आता हूँ, चार्ट तैयार रखिएगा। तब तक एक बार सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। अनिल जी, लॉकडाउन के अंदर जब पूरी इकोनॉमी सुस्त पड़ी थी तो टेक अवे का चलन बहुत चला था, और टेक अवे या होम डिलीवरी पे ही लोगों का ज्यादा फोकस था। तो अब जो मार्केट सुस्ती दिखा रहा है, मार्केट में जो सुस्ती देखने को मिल रही है, इस टाइम पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 65.70 और उसका नाम है टेक। सो इफ यू वांट टू मेक मनी प्लीज बाय टेक सॉल्यूशन। टेक सॉल्यूशन के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। टेक के अंदर खरीदारी करें, यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक पिछले 7-8 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब ये तेजी दिखा रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है। 40 लाख प्लस शेयर्स का वॉल्यूम स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुका है। पिछले 3 से 4 दिन के हाई ब्रेक हो रहे हैं। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ये टेस्ट करने आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है टेक सॉल्यूशन यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है, जिसमें 70 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 74 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा, 61 रुपए 25 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 70 से 74 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए टेक सॉल्यूशन में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। मिड कैप स्टॉक्स में फिर से एक्शन आता हुआ दिख रहा है। 61 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं और 70 और 74 रुपए के टारगेट के लिए। आइए हमारे आधिकारिक विशेषज्ञ डेटा और आंकड़े रखने वाले दीप ने कहा कि मैंने अब तक 5 बार पिछले 1 साल में बीएससी का स्टॉक रिकमेंड किया है। जो ये डिटेल लेकर आए, जो पिछली दिवाली वाली पिक थी, उसके अलावा 2 बार मैंने आज के 2000 में दी है। नए साल की पिक इस साल की 640 रुपए पर थी, उसका टारगेट 900 रुपए था। अभी तो दिवाली आने में काफ़ी वक्त है, नए साल पे दी थी ये तो। और उसके बाद एसआईपी स्टॉक हमने 800 रुपए में दिया। और दीप 5 बार आप कह रहे हैं, आज ये 950 में 6ठी बार भी जोड़ लें, यहाँ पर भी रिकमेंडेशन है खरीदारी करने की, मतलब यहाँ से भी और अच्छा है। तो बिल्कुल बने रहें बीएससी में, कहीं कोई घबराए ना। हाँ कुणाल जी, आपको नहीं, बंसल जी को चार्ट पर राय देनी थी। बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, काफी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और अब तो खास बात क्या है कि जो बोलते हैं इंग्लिश में फ्रॉथ, अनिल जी वो निकल चुका है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल 877 का निकला हुआ है। अब मैटर ऑफ टाइम है। टेक्निकली 1110 1115 से पहले, टेक्निकली 1110 1115 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जिनके पास है होल्ड करें, जिन्होंने नहीं लिया है 1110 1115 के टारगेट के लिए स्टॉक एक क्लियर डिलीवरी में बाय एंड होल्ड है। बिल्कुल क्लियर डिलीवरी में बाय एंड होल्ड है। ये है आपका काउंटर बीएससी। और ऑफ कोर्स सर
गोज विदाउट सेइंग जो बीएससी है, जितनी भी बार आपने रेकमेंड किया है हर बार टारगेट्स आते हुए दिखे हैं। जो एसआईपी स्टॉक के हिसाब से भी लेवल्स की बात करी थी वो भी आ गए, और साथ ही जो आपने न्यू ईयर पे पिक करी थी टारगेट्स आपने 900 तक के दिए थे, आज 950 पर है, तो वो भी टारगेट्स आ गए, और 2000 में भी टारगेट्स आए। पर एक और स्टॉक जहां पर आपके 2 टारगेट्स आ चुके हैं, तीसरे टारगेट में सिर्फ 60 पैसे की दूरी रह गई है, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। सर 3 दिन पहले इस पर आपने रिकमेंडेशन दी थी 270 के लेवल्स पर, 277, 282, 290। नतीजे के बाद थोड़ा रिएक्शन हुआ, वापस तेजी में है और अब 289.4 का हाई बनाया है। जबरदस्त तेजी में स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, आज भी 5-6% का उछाल। क्या करना चाहिए सर इस पे? बहुत ही कम स्टॉक्स ऐसे हैं हमारे एसआईपी स्टॉक्स वाले जो रिकमेंडेशन प्राइस से उनसे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। उनमें से एक है ये सौभाग्यशाली, स्टर्लिंग एंड विल्सन। सौभाग्यशाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे रिकमेंड करने के बाद 240 235 तक भी आया, जबकि हमने 300 रुपए के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 300 प्लस में ही हमने कहीं रिकमेंड किया था। लेकिन मैं फिर कहूंगा कोई स्टॉक्स जल्दी प्रदर्शन करते हैं अच्छा, कोई किसी में टाइम लगता है, लेकिन हम बहुत श्योर होते हैं तब जनरली स्टॉक को आपके सामने रखते हैं। अगर हमने 50 स्टॉक रखे होंगे तो मुश्किल से 1 या 2 स्टॉक लॉन्ग टर्म में, 3 स्टॉक 5 स्टॉक ऐसे होंगे जो शायद लॉन्ग टर्म में भी परफॉर्म ना करें। कभी कभी हो सकता है कोई कंपनी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक फंडामेंटल बदल जाए, वो तो कभी 100% आप कभी श्योर नहीं हो सकते, बट जनरली आप मान कर चलें कि स्टॉक्स में आगे पीछे एक्शन होगा। हमने 2-3 दिन पहले मैंने इसे आज के 2000 में भी दिया था, नतीजों से तुरंत पहले मेरे ख्याल से वो 260 रुपए के आसपास रहा होगा, थोड़ा नीचे भी आ गया था, तब भी मैंने कहा कि आप होल्ड करिए, क्लोजिंग बेसिस पर आप इसको रखिए, वापस से आपको मौका मिलेगा। सेम चीज यही है कि आपके लिए कुछ स्टॉक्स में पहले एक्शन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आज बताऊं, आज भी हमने एक 2000 में दिया था जुबिलेंट फार्मोआ 735 पर, हालांकि हम 750 का जो पहला टारगेट था उसके नजदीक पहुंचा भी, 747 का हाई बनाया भी। अगर आपने बुक किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया कंपनी है, आप आराम से रखिए। 722-25 के आसपास है, कोई टेंशन नहीं। अच्छी कंपनी में ठीक है, कभी कभार स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है, कोई 1 दिन में चले, कोई 5-7 दिन में चले, वो अलग हो सकता है, आप आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सिर्फ आपने इंटरडे ट्रेडिंग के पर्पज से लिया है तो फिर आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से रख रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसे भी आप आराम से होल्ड करिए, आपको मुनाफा देकर जाएगा। जी बिल्कुल आराम से होल्ड करिए, मुनाफा देखते हुए मिलेगा। 2 टारगेट सेट हो गए, तीसरे टारगेट से 60 पैसे दूर ही रहा था, बट अच्छे मोमेंटम में रहा है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। नजर रखिए इस काउंटर पर। तो बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर है, पर आइए और कौन से स्टॉक्स हैं जो बाजार के डेब्यू के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इंडिया पेस्टिसाइड्स की लिस्टिंग हो रही है मंडे के दिन, पर इसके अलावा जुलाई का महीना या आने वाले कुछ महीने आईपीओ मार्केट्स के लिए एक बार फिर से बहुत एक्टिव हो सकते हैं। तो कौन सी कुछ आईपीओज हैं जो लाइंड अप हैं, कहां पर रखनी है आपको नजर, ये बताने के लिए तैयार है वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, सेकेंड हाफ में यानी कि जुलाई से दिसंबर के बीच में 20 आईपीओस आने वाले हैं और इससे कंपनियां करीब 40,000 करोड़ के आसपास फंड्स जो है वो जुटाने वाली है। तो भारी भरकम रहेगा अगले 6 महीने आईपीओ के लिहाज से। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2020 में पिछले साल, पिछले 6 महीने में, लास्ट के 6 महीने में करीब 21,000 करोड़ कंपनियों ने जुटाए थे इस पूरे आईपीओ से, यानी कि इस बार दुगनी रकम जो है ये कंपनियां जुटाने वाली है। और सिर्फ जुलाई के महीने में ही करीब 6 या 7 आईपीओस आ सकते हैं, जिससे कंपनी करीब 15 से 20,000 करोड़ के आसपास जुटा सकती है। जो आईपीओस ऑलरेडी जिनकी डेट अनाउंस हो चुकी है उसमें एक जीआर इंफ्रा है, करीब 900-950 करोड़ का आईपीओ ये है। इसके अलावा क्लीन सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज, ये भी मेरे ख्याल से 7 तारीख को खुलने वाला है, करीब 1400 करोड़ के आसपास कंपनी जो है इस पूरे आईपीओ से जुटाने वाली है। इसके अलावा जुलाई में जो आईपीओ आ सकते हैं उसमें आधार फाइनेंस है, आधार हाउसिंग फाइनेंस 7,300 करोड़ का ये आईपीओ है, गो एयरलाइंस 3,600 करोड़, देवयानी इंटरनेशनल माना जा रहा है इसका भी आईपीओ हो सकता है कि आपको जुलाई एंड तक आते हुए दिखाई दे, 1400 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ होगा। 7 आइलैंड्स करीब 600 करोड़ और पारस डिफेंस एंड स्पेस 120 करोड़ के आसपास यहाँ पे ओएफएस है। इसके अलावा फ्रेश इशू देखना होगा और कितना होता है। तो ये कुछ वो आईपीओज है, 7-8 आईपीओज जो जुलाई के महीने में आ सकते हैं। हालांकि मार्केट में और भी खबरें चल रही है कि शायद और आईपीओज जो है 3-4 वो भी जुलाई के महीने में मार्केट को हिट कर सकते हैं, यानी कि 20-25 हज़ार करोड़ के आसपास के आईपीओ जो है वो तो केवल जुलाई के महीने में हिट करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आईपीओज है जिसका मार्केट कीनली वेट कर रहा है। एक तो जोमेटो 8,250 करोड़, नुवोको विटास कॉर्पोरेशन 5,000 करोड़, कैम्प्लास्ट सैनमर 3,500 करोड़, ग्लेनमार्क लाइफ 2,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है जिसका मार्केट कीनली अवेट कर रहा है। तो अगले 6 महीने आईपीओ के लिहाज से दमदार रहने वाले 40,000 करोड़ के आसपास के आईपीओ आएंगे। और जुलाई का महीना भले मार्केट सुस्त हो लेकिन प्राइमरी मार्केट में भरपूर आपको एक्शन देखने मिलेगा। 15 से 20,000 करोड़ के आईपीओ जो है वो मार्केट को हिट कर सकते हैं।
ओके, 15 से 20 हजार करोड़ के आईपीओस मार्केट को हिट कर सकते हैं। तो बढ़िया पाइपलाइन बनी हुई है आईपीओस को लेकर और ढेर सारे और काउंटर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, मौके भी मिलते हुए दिखेंगे। तो इंडेक्स लेवल पर कंसोलिडेशन है, बट प्राइमरी मार्केट्स पर आप और बढ़िया एक्टिविटी बनते हुए देख सकते हैं। जैन साहब, कोई आईपीओस आने वाले समय में आप भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं जिस पर आपकी नजर बनी है सर? तो वहां पे भी नजरें बनी हुई है, कैंप्ला सनमार्क है उसके ऊपर बनी हुई है, ग्लेनमार्क है। हालांकि ये सारे बहुत अच्छे आईपीओज आ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे अनिल जी तो जबरदस्त रेकमेंड करते ही हैं, और आईपीओज में तो ही इज द अथॉरिटी, और हम भी जो अपडेट्स होंगे रेगुलरली देते रहे हैं और देंगे जैसे जैसे आईपीओज आएंगे, रादर देन टॉकिंग अबाउट ऑल दी आईपीओज एट वन गो। बट यस, मुझे लगता है कि जीआर इंफ्रा, कैम्प्लास एंड ये जोमेटो और ग्लेनमार्क, इन सब पे और नजरें बनी रहेगी। बिल्कुल, तो ये कुछ बड़े आईपीओस हैं। और सर, आने वाला हफ्ता स्पेशली काफ़ी बिजी होने वाला है। मंडे को लिस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। इंडिया पेस्टिसाइड्स की लिस्टिंग संभावित लिस्टिंग है जो होनी चाहिए। साथ ही हम देख रहे हैं जीआर इंफ्रा और क्लीन साइंसेस के आईपीओ अगले हफ्ते खुल रहे हैं। बट ये जो पाइपलाइन बनी है, कहाँ पर नजर रखनी चाहिए सर प्राइमरी मार्केट्स की एक्टिविटी में? दो चीजें हैं, एक प्राइमरी मार्केट का एक्शन है और एक सेकेंडरी मार्केट का एक्शन है। ठीक है, पहले मैं सेकेंडरी मार्केट के एक्शन पे आता हूँ और उसके बाद प्राइमरी मार्केट के एक्शन पे आऊंगा। आमतौर पर लोगों को लगता है कि जब जैसे 40,000 करोड़ के आईपीओ आ रहे हैं, अरे पैसा निकल जाएगा। देखो, ऐसा है ना, पैसे की कहीं कोई कमी है नहीं। अगर आपको ये लगता है कि पैसा बन सकता है तो पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं चलता। तो ये 40,000 करोड़ के आईपीओ कब एब्जॉर्ब हो जाएंगे मार्केट में, आपको पता भी नहीं चलेगा। मार्केट पे फर्क कब आता है, जब एक साथ कोई बड़ा 40-50 हजार करोड़ का आईपीओ आ जाए। तब तो अलग बात है कि 2, 5, 7, 10 दिन के लिए कि पैसे की तंगी हो सकती है, किल्लत हो सकती है। थोड़ा बहुत कोई बड़े फंड है ना, उसके लिए जगह बनाए कि भाई अरे आज कौन से फंड, घरेलू फंड के पास पैसे भरपूर पड़े हैं। ठीक है, और विदेशी फंड जो है, विदेशी फंड्स को जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज्यादा पसंद आती है। मैं आपको बताऊं, हमारी निफ्टी की कंपनियां है ना, आप अमेरिका के हिसाब से देखोगे 4-5 कंपनियां अगर टॉप कंपनियों को छोड़ दो तो वो उनकी मिड कैप के लायक है। इस मिड कैप के लायक भी नहीं, उनके लिए स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां होगी एक तरह से। उनके लिए वो मार्केट कैप है ही नहीं है। उनके लिए 100 बिलियन डॉलर वाली, 50 बिलियन डॉलर वाली कंपनियां हो ना तो वो दिमाग लगाते हैं। तो मेरा ये समझना है, जितने ज्यादा आईपीओ आएंगे, जितने बेहतर क्वालिटी के आईपीओ आएंगे, जितनी बड़ी साइज के आईपीओ आएंगे और जितनी बड़ी कंपनियों के आईपीओ आएंगे, ये बाजार के लिए अच्छा है। आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, ज्यादा कंपनियों में पैसा लगाने का मौका मिलता है, इससे ज्यादा इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आते हैं। तो पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि 40,000 करोड़ के आईपीओ आएंगे तो इक्विटी मार्केट है, यहाँ का सेकेंडरी मार्केट डूब जाएगा, गिर जाएगा और पैसा निकलेगा। कुछ नहीं, पूछ लीजिए किसी भी आईपीओ इन्वेस्टर को, जिन साहब बैठे हैं, कितने लोग हैं जो सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक बेचकर फिर आईपीओ में पैसा लगाते हैं। लगाना कितना, एक लोट 15,000। और कौन से फंड्स के पास कमी है कि भाई अगर एप्लीकेशन लगाएंगे तो उन्हें निकाल कर लगाना। तो इसलिए पहली चीज ये। दूसरी चीज, अब आईपीओ के लिहाज से इस बार दीप सबसे बढ़िया बात क्या है, अगले 6 महीनों में जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें लिस्ट जो है ना, क्वालिटी ऑफ आईपीओ बहुत बढ़िया है। पहली चीज, ये वो कंपनियां हैं जहां वाकई में मैक्सिमम केसेस में सॉलिड बिजनेस मॉडल है। ऐसा नहीं कि सारी ऐसी आएंगी, जो ऐसी नहीं आएंगी उनमें हम आपको आगाह भी करेंगे। वैल्यूएशन तो ज्यादातर कंपनियां ऐसी है जो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आ रही है, अच्छी साइज बना चुकी है और आईपीओ की साइज भी बड़ी लेकर आ रही है। मुझे आईपीओ की जितनी बड़ी साइज हो, कंपनी की जितनी बड़ी साइज हो, उतना उसको विश्लेषण करने में मुझे मजा आता है और आसानी रहती है। तो दूसरी चीज ये है, अब एक ही चीज चाहिए, वो क्या, कोई भी प्रमोटर, और मैं साफ साफ कहता हूं, मैं पहले भी कई बार बोला हूं, मसलन आपको याद होगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का आईपीओ आया था, मैंने कहा सब कुछ अच्छा है इस आईपीओ में, कोई खराबी, लेकिन भाव गलत है। आईसीआईसीआई जैसे बैंक को क्या जरूरत है कि इतना एग्रेसिव प्राइस करें, थोड़ा नीचे लेकर। तर आपने देखा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कितना नीचे लिस्ट हुआ, हालांकि बाद में हमने खुद ने एसआईपी स्टॉक में रिकमेंड किया, क्योंकि वैल्यूएशन आपको अच्छे देने जरूरी है। तो ये एक बड़ा लेसन सारे प्रमोटर्स के लिए है, लीड मैनेजर्स के लिए है, कि मार्केट के लाइफ टाइम हाई को देखकर इन्वेस्टर्स जो इज्जत, जो प्यार और जो पैसा अपने आईपीओ को दे रहे हैं उसके लालच में ना आए, वैल्यूएशन सस्ते रखें, लिस्टिंग पर मुनाफा कमाने की जगह रखें। लोगों का लिस्टिंग पर मुनाफा बनना चाहिए। आईपीओ, हर आईपीओ कम से कम ये कोशिश करे 20 से 30% का लिस्टिंग गेन छोड़े इन्वेस्टर के लिए, वो उसका हक बनता है। आप 20-30% सस्ता ला रहे हो तो कोई इन्वेस्टर पे एहसान नहीं कर रहे, रिटेल इन्वेस्टर पे कि आपको हम सस्ता दे रहे हैं। लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले में आपको सस्ता लाना ही चाहिए, क्योंकि लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड की एक प्रीमियम उनके साथ जुड़ी है। आपकी कंपनी नहीं आ रही है तो ये
एक बड़ा लेसन सारे प्रोमोटर्स के लिए भी है, लीड मैनेजर्स के लिए भी है कि ऐसा नहीं कि मार्केट बड़ा बुलिश और आईपीओ में लोगों का बड़ा रेस्पॉन्स है इसलिए महंगा आईपीओ लाएं। नहीं, आपको आईपीओ सस्ता लाना चाहिए। सिर्फ प्राइसिंग इश्यू है, क्वालिटी को लिहाज से मैक्सिमम कंपनियां काफी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। दी बिल्कुल सर, तो प्राइसिंग को लेकर इशू ऑफ कोर्स आ सकते हैं, बट भरपूर एक्शन होने वाला है और हमें भी बिजी रखने वाला है। आने वाले हफ्ते में ही आप देख रहे हैं कि 2 नई आईपीओस खुलेंगे और एक लिस्टिंग भी होने वाली है, तो अच्छा एक्शन है और हर आईपीओ पर अनिल जी आपको हर बार की तरह अपनी सलाह भी देंगे। चलिए, यह है आईपीओ मार्केट, बढ़िया पाइपलाइन बनती हुई दिख रही है, यहां से एक्शन और आपको अच्छा होते हुए दिखना चाहिए। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़ रहा है और साथ ही डेज हाई पर बाजार आते हुए दिख रहे हैं। इस समय अगर आप निफ्टी को देखें तो हालांकि एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ है, सिर्फ 80 पॉइंट की रेंज में आज पूरा दिन निफ्टी ट्रेड होते हुए दिखा है, बट नॉनदलेस डेज हाई पर इंडेक्स अभी आते हुए दिख रहा है। 721 का डेज हाई है जहां पर इंडेक्स फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आइए स्टॉक्स के बारे में ही चर्चा करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और कहां मूव्स आ रही हैं, इसी पर डालते हैं नजर। एक स्टॉक है जहां पर आप लगातार मूवमेंट देख रहे हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। पहले भी ये एक्शन में था, आज फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहा है, तो इसको हाथ से नहीं जाने दीजिए। यहां पर भी मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। अनलॉक से जुड़ी एक थीम है महिंद्रा हॉलीडेज, इस पर भी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है। अगेन वीकेंड है, अगेन हर वीकेंड हम देखते हैं स्पेकुलेशन आती है कि क्या अब फाइनली अनलॉक होने वाला है कि नहीं, तो ये अनलॉक थीम पर आपको रखनी है नजर रखनी है। कुछ और स्टॉक्स जो मूव कर रहे हैं, सीसीएल प्रोडक्ट्स, थोड़ी देर पहले इस पर नजर बनी थी। सुमित जी जरा सीसीएल प्रोडक्ट्स पर देखिए, 380 का लेवल है, अभी ब्रेकआउट आया था, फिर से सस्टेन कर रहा है, यहां से कोई ट्रेड दिखता है? होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा दीपांशु। 380 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक ने रिसेंटली हाई ब्रेक कर दिए हैं। चार्ट पे देखते हुए लग रहा है कि ₹100 तक का स्तर स्टॉक जल्दी ही दिखाएगा, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चले और फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा 365 के आसपास का, 400 से 450 तक के लेवल आने वाले दिनों में सीसीएल देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय सीसीएल प्रोडक्ट्स की, जहां पर आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है इस समय। नजर रखिए इस काउंटर पर। वागले साहब, पीआई इंडस्ट्रीज, सुबह आपने बात करी थी, अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, जो आपने लेवल्स पर इसको रेकमेंड किया था वहां से हम देख रहे हैं कि लगभग 60 रुपए की मूव आती हुई दिखी है पीआई इंडस्ट्रीज पर। क्या करना चाहिए सर अगर पोजीशन ली है किसी ने इंट्राडे या पोजिशनल बेसिस पर? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ BTST करके चलें इसको। 3100 का टारगेट आपको मंडे को मिलना चाहिए, मंडे या अगले ट्रेडिंग सेशन में मिलना चाहिए। क्लियर कट आपका 3000 के नीचे जाएगा तो काट लीजिए, वो स्टॉप लॉस बनेगा। तो 30 रुपए की रिस्क बनेगी, 70 रुपए से ज्यादा रिवॉर्ड बनेगा। 3100 110 के टारगेट्स में मंडे को देख रहे हैं। ओके, और ये स्टॉक भी मुझे याद है कि क्या भाव से, किस भाव से जैन साहब रिकमेंड किया करते थे, मतलब मेरे ख्याल से ये जयपुर की कंपनी है ना पीआई इंडस्ट्रीज, या नहीं उदयपुर की कंपनी है शायद, करेक्ट? हाँ, उदयपुर की कंपनी है, करेक्ट। मतलब क्या गजब का एक्शन, उस समय सोच भी नहीं सकते थे कि ये स्टॉक का वायदा कारोबार में भी होगा। लगता है जैन साहब की ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आवाज़ बराबर पहुंच नहीं पा रही, एक बार चुस्त दुरुस्त करते हैं। तब तक आइए, विश्वेश जी तैयार हैं, विश्वेश जी के लिए बिगुल, विश्वेश का विशेष। बताएं सर। ठीक है अनिल जी, ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद एक बार के लिए फिर से 15,800 की ओर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो वीकेंड है, वॉलेटिलिटी लो है, तो थीटा का बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि जब आईवी लो होती है तो रिलेटिव थीटा भी जो होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे एक इन द मनी कॉल खरीदना है। 15,711 चल रहा है स्पॉट, तो 15,600 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 146 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से वो खरीदे। 114 का स्टॉप लॉस रखे, अगर 130 तक मिलता है तो और ऐड करे। 190 और 230 ये दो टारगेट के लिए 15,600 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन कैरी करने की सलाह होगी। 114 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये खरीदें आप 15,600 का इन द मनी, इतना दूर का ले रहे हैं, 15,700 का नहीं, 15,600 का लेना है विश्वेश जी।
अनिल जी देखो, इन द मनी कॉल ऑप्शन लेते हैं तो आपका जो डेल्टा होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि छोटा मूव भी अगर मार्केट में आता है तो आपको मूव जो है वो ऑप्शन की प्राइस में मिल जाता है। जब आप एट द मनी लेते हैं तो आपका डेल्टा कम होता है, और लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट में अगर आप सर्टेन हो या कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो इन द मनी हैज अ बेटर पे ऑफ इन माई एक्सपीरियंस। तो ये है आपके लिए इस वक्त राय निफ्टी पर 15,600 का इन द मनी कॉल ऑप्शन 146 रुपये वाला खरीदी, 114 का स्टॉप लॉस, 190 और 230 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। ये है आपके लिए इस वक्त का बड़ा एक्शन वाला स्टॉक है। तो यहाँ पर भरपूर एक्शन होता दिख रहा है। दीप जी। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए एक्शन में, बाजार एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। निफ्टी बैंक भी आपको 100 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाते हुए दिख रहा है। तो खरीदारी हो रही है कुछ काउंटर्स में बाजार के, जहां पर आपको रखनी है नज़र इस समय। नज़र रखते हैं कुछ बैंकिंग काउंटर्स पर भी, जहां पर थोड़ी थोड़ी मूव आती हुई दिख रही है। ऐसी कोई रनअवे गेंस नहीं है, बट किरण जी, एक्सिस बैंक पर कोई राय सर? अगर बैंक निफ्टी को सपोर्ट देना है, थोड़ा एक्शन आ रहा है, 34,800 पर बैंक निफ्टी आया है। एक्सिस बैंक कैसा लगता है सर? देखिए दीप, एक्सिस बैंक एक छोटे से दायरे में फंसा हुआ है। एक बार वो दायरा निकल जाए फिर वापस एक बार एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। 560 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर ये होता है तो ही इसमें एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी, नहीं तो मुझे लगता है थोड़ा सा ड्रिफ्ट साइडवेज ट्रेड करता नजर आएगा। 742 का अच्छा सपोर्ट है, 755 का छोटा सा रेजिस्टेंस है, इस रेंज में ही ट्रेड करता नजर आएगा। तो अभी के लिए कोई खास मूव आपको देखने को नहीं मिलेगी इधर। ठीक है, कोई खास मूव नहीं आ रही है, बट नजर रखिए बैंकिंग स्टॉक्स पर थोड़ा बाजार को इस समय सहारा दे रहे हैं। और स्पेशली कुछ स्टॉक्स जिन पर आपको रखनी है नजर, अगर पोर्टफोलियो बनाने की आप तैयारी में हैं, क्योंकि जेफरीज के क्रिस वुड जो जाने माने दिग्गज इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय मार्केट्स के लिए एक पोर्टफोलियो बनाया है, और उसमें कौन से स्टॉक्स शामिल हैं, किस तरह का एलोकेशन है, कौन से सेक्टर्स से हैं, ये पूरी रिसर्च करके तैयार हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए, क्रिस वुड को कौन से स्टॉक्स पसंद है भारतीय बाजार में? दीपांशु, बेहद खास पोर्टफोलियो बना है, लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो बनाया गया है। यानी इस पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो कोई भी शॉर्ट पोजीशंस कैरी नहीं की जाएंगी। साथ में कैश पे भी उन कंपनीज पर भी फोकस नहीं करेंगे जो ज्यादा कैश पर बैठी हैं, कैश का इस्तेमाल नहीं करती, और पोर्टफोलियो में भी जो है आइडल कैश नहीं रखा जाएगा। कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स हैं, मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट पर अगर आप देखें तो सबसे अच्छी कमेंट्री आती हुई दिखी। क्रिस वुड ने कहा कि काफी सालों से, ऑलमोस्ट 6-7 सालों से अगर आप देखें तो जो भारतीय रियल एस्टेट मार्केट है उसमें कंसोलिडेशन देखा जा रहा है, और अब जो हाउसिंग मार्केट की स्थिति है वो सुधर रही है, और यहाँ से जो चीजें हैं थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आएंगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर पे स्टॉक्स पर उन्होंने ये कहा है कि ऑयल एंड गैस में निवेश करना जो है नेचुरली एक हेज बन जाता है भारत में। अगर आप देखिए, क्योंकि अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका नुकसान होता है। तो ऑयल एंड गैस कंपनीज को आप खरीदकर इसे अपने पोर्टफोलियो में एक हेज के तौर पर शामिल करके चल सकते हैं। देखिए, टाइमिंग के लिए जो है क्रिस वुड ने यह कहा कि अभी फिलहाल जो है पोर्टफोलियो बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, सही समय नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स और भारतीय बाजार अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अपने उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो उन्होंने शुरुआत की 16 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के साथ। एक एक करके मैं आपको सेक्टर, स्टॉक्स और एलोकेशन बता देता हूं। देखिए, फाइनेंशियल्स पर तो सभी बुलिश होते हैं, सभी फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखें तो अधिकतर एलोकेशन फाइनेंशियल्स पर ही होता है, और सिमिलर रुझान यहां पर भी देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक पर देखिए 7% का वेट है, एचडीएफसी लिमिटेड पर 7%, एसबीआई पर 4%, और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी 7% का एलोकेशन है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि एनर्जी स्टॉक जो है एक नेचुरल हेज देते हैं भारतीय मार्केट्स में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बड़ा वेटेज है 10% का, ओएनजीसी 10% का वेटेज है। इसके अलावा रियल एस्टेट जहां पर सबसे ज्यादा अच्छी कमेंट्री आती हुई दिखी है, गोदरेज प्रॉपर्टी शामिल हुआ है, और हैरत की बात है यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एलोकेशन काफी बढ़िया है, 8% के आसपास है। सेंचुरी टेक्सटाइल 5%, रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ यहाँ पर 4% का जो है वेटेज दिया गया है। ऑटो स्टॉक्स में इन्हें पसंद आ रहा है, मारुति 5% का वेटेज है, टीवीएस मोटर्स 5%, कंज्यूमर्स में देखिए तो जुबलेंट फूडवर्क्स 5% का वेटेज यहाँ पर दिया गया है। मेटल्स में इन्हें टाटा स्टील पसंद आ रहा है 4% एलोकेशन के साथ, और लॉजिस्टिक्स में कॉन्कोर पसंद आ रहा है 4% एलोकेशन यहाँ पर भी दिया गया है। ओके, तो ये हैं वो सारे स्टॉक्स जहां पर क्रिस वुड का इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो, और इस इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक ओएनजीसी का है। इस पे इंटरेस्टिंग सवाल मेरा बंसल जी से है। बंसल जी, ओएनजीसी क्रिस वुड को पसंद है,
और किस किस को पसंद है? चार्ट्स मत देखिए, ऐसे बिना चार्ट्स देख के बता दीजिए। देखिए अनिल जी, फ्रैंकली देखिए अनिल जी, उससे ज्यादा अनिल जी मुझे अपनी सेहत और मानसिक शांति पसंद है, तो इसलिए अनिल जी बोलूंगा, पसंद अनिल जी मुझको भी है, मेरी भी नजरें यहाँ पर हैं, बट अनिल जी एक वाजिब ना स्टॉप लॉस की वेट कर रहा हूँ। और अनिल जी एक मेरा प्रश्न अनिल जी आपसे भी है, क्योंकि आज कॉल कम आ रही है, तो एक सवाल अनिल जी मेरा आपसे भी है। जी पूछिए पूछिए। देखिए अनिल जी सवाल ये है, देखिए अनिल जी सवाल ये है, आप जानते हैं मैंने आपको बोला है और आपको ऑन एयर भी बोला है कि IOL केमिकल मेरा एक काफी बड़ा रिग्रेट है। जब आपने इसको 40-45 रुपए के अराउंड रिकमेंड किया था तब मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, कितनी बार बोला है। तो अनिल जी इसी तरीके से आप ना अरविंदो फार्मा को काफी बार रिकमेंड कर चुके हैं, और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वीकली चार्ट्स पर, बड़े चार्ट्स पर, जिसको देख के मैं मतलब कि खुद पोजीशन लेना पसंद करता हूँ, एक छोटा राउंडिंग बॉटम बन रहा है। तो अनिल जी आज मेरा थोड़ा सा ध्यान भटा हुआ है, ये मत सोचे कि मैं आपको भटका रहा हूँ। मेरा अनिल जी मतलब कि जो दिल है ना वो औरो फार्मा की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग, और बार बार मैं बोलता हूँ कि आई एम मैरिड टू दिस पैटर्न, वो पैटर्न इस पे बन रहा है। बट यहाँ पर ना स्टॉप लॉस काफी डीप आ रहा है, तो कोई ऐसा कोई मुनासिब स्टॉप समझ में आए या दूसरे पैनलिस्ट को समझ में आए तो प्लीज डू अपडेट। नहीं, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं। देखो इसके लिए तो सबसे बढ़िया इंसान जो है वो है वागले साहब। वागले साहब को है ना आंख बंद करके कभी ऐसा, वो कहते हैं कि रात को 12 बजे भी हिला के पूछो तो औरबिंदो के लेवल आपको बता देंगे। इतनी गजब की पकड़ है, आज से नहीं, मतलब इनके जवानी के दिनों से, मतलब उस समय से औरबिंदो के चार्ट्स वागले साहब बहुत अच्छे से देखता है, और हमेशा मुंह पकड़ा है। पोर्टफोलियो में भी पहले कई बार है, आजकल है कि नहीं पता नहीं, बताएंगे वागले साहब। और उसके बाद में थोड़ा सा छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस में उसके बाद में दूंगा। वागले साहब बताए सर। अनिल जी मेरे जवानी के ज़माने का जो लेवल था वो तो काफ़ी पहले निकल गया, लेकिन ये अभी ट्रेडिंग स्टॉक नहीं रहा। मुझे ऐसे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक बन गया है। ये ना तो 880 870 की लेवल या मे बी 850 ब्रेक करेगा। ऑन द अपसाइड ये 1200-1300 तक एक साल में जाना चाहिए। तो ये कैटेगरी का ये स्टॉक बन चुका है, इसका पैटर्न बहुत ही अच्छा है। नहीं बिल्कुल ठीक कहा वागले साहब। तो बंसल जी आपके सवाल का जवाब, क्योंकि 880 का स्टॉप लॉस है तो इसको है ना 900 950 की रेंज में खरीदिए। इसका सही तरीका ये है जो स्टॉप लॉस वागले साहब बता रहे हो। मुझे जो लगता है जो ये रिस्ट्रक्चरिंग किया, आज सुबह हमने इस स्टॉक को दिया भी था रिकमेंडेशन के तौर पर, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग जब होगी, जब इंजेक्टेबल बिजनेस या तो ये डीमर्ज करेंगे, किसी को बेचेंगे, या जो भी करे, अल्टीमेटली इन्हें वैल्यू अनलॉकिंग करनी, इसलिए ये बिजनेस अलग किया, तब मुझे लगता है कंबाइंड एंटिटी का भाव 1200 रुपये तो मिनिमम होना चाहिए। तो आराम से इसको खरीदा। अच्छा ये स्टॉक, इस स्टॉक की खूबसूरती और खासियत भी ये है, ये आराम से मिलता भी है, ऐसा नहीं कि आपको कोई आज के बाद मिलेगा नहीं। तो इसमें बिल्कुल आपका आइडिया सही है, लेकिन ये डेवलपमेंट जो आज हुआ है दीप, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पर फोकस करना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और ऑफ पर हम देख रहे हैं अच्छी मूव आई है। सुबह भी देखिए ज़बरदस्त तेज़ी थी। देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं बताने के लिए कि क्या हुआ है ये डेवलपमेंट। पर उससे पहले आज सुबह जो स्टॉक ऑफ द डे में आपको राय दी गई थी, ऑरो फार्मा पर खरीदारी की, तीनों टारगेट्स भी हिट हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। ये फ्यूचर्स के लेवल है, खरीदारी करने की राय है। 950 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इंजेक्टेबल कारोबार में जो वैल्यू है उसकी अनलॉकिंग करने के लिए एक बार ऑर्गेनाइजेशन की रिस्ट्रक्चरिंग कर दी है। तो अभी डीमर्जर नहीं हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। ध्यान रखिए इस बात में, दोनों में फ़र्क है। उन्होंने इंजेक्टेबल कारोबार को अलग किया है, किया अपनी सब्सिडरी में ही है, बाहर किसी को नहीं बेचा है। तो अल्टीमेटली सेकंड स्टेज में जो होगा वो कंपनी या तो आईपीओ लाएगी या किसी बाहर इन्वेस्टर्स को बेचेगी, क्या करेगी वो मैनेजमेंट से जानेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये स्टॉक थोड़ा एक्शन दिखा सकता है। तो 990, 1000, 1010 ये 3 टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा हमारे आज के सारे टारगेट हासिल करता हुआ 1010 का फ्यूचर का तीसरा टारगेट भी आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, 1015 के पार निकलता हुआ। तो सारे टारगेट हासिल है। अब आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तीनों टारगेट हासिल हो चुके हैं, और चाहे तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलें।
तो ये है आपके लिए औरो फार्मा पर राय, जो आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में राय दी गई थी। तीनों टारगेट्स हिट हो गए, पर जैसा अनिल जी कह रहे हैं, ये वैल्यू अनलॉकिंग की बड़ी कहानी बन सकती है आगे जाकर। एग्जैक्टली हुआ क्या है कंपनी में और क्यों इस खबर पर बाजार भी काफी खुश है, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताइए क्या चल रहा है औरो में। बिल्कुल, आप देखिए दीप, कंपनी ने अपने जो 2 यूनिट्स हैं इनको अलग अलग कंपनीज में ट्रांसफ़र कर दिया। वो रीस्ट्रक्चरिंग इस तरह से कर रहे हैं कि जो कारोबार का जो यूनिट है उसको उस सब्सिडरी में ट्रांसफ़र करते हुए दिख रहे हैं और एक छत के नीचे लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी जो आज खबर बनती हुई दिखी वो उनके यूनिट 4 की है, जो उनके इंजेक्टेबल कारोबार है उसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। यूगिया फार्मा ये उनकी सब्सिडरी कंपनी है और इसके चलते जितना भी इनका इंजेक्टेबल कारोबार है वो एक छत के नीचे अब लाते हुए दिखेंगे। इससे क्या होगा, एनालिस्ट यही मान के चल रहे थे कि ये जो इंजेक्टेबल पोर्टफोलियो है उनका, उसकी वैल्यूएशन करने में काफ़ी आसानी होती हुई दिखेगी और इससे मदद भी मिलती हुई दिखेगी। इसके साथ ही आप अगर देखें तो FY21 में अगर आप देखें तो जो ग्लोबल इंजेक्टेबल कारोबार है, अगर सिर्फ औरो फार्मा का आप देखें तो $500 मिलियन का है। साथ ही अगर आप ग्लोबल मार्केट देखें तो उसमें एक बहुत ही बड़ी CAGR ग्रोथ से जो गेन्स हैं वो होते हुए दिख रहे हैं, बढ़त होती हुई दिख रही है और माना जा रहा है कि ऑरबिंदो फार्मा भी एक मेजर प्लेयर या वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इसमें होता हुआ दिख सकता है। कुल आय का 15% का जो हिस्सा है इनके इंजेक्टेबल कारोबार से आता हुआ दिखता है और अगले 3 सालों में कंपनी ने ये गाइडेंस दी है कि फिलहाल उनकी करीब $400 मिलियन तक की रेवेन्यूज आती हैं, वो बढ़कर $700 मिलियन तक के जो रेवेन्यूज हैं वो होते हुए दिख सकते हैं इनके इंजेक्टेबल कारोबार से, इनका गाइडेंस है। अब अगर वैल्यूएशंस की बात करें, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ग्लोबली अगर इंजेक्टेबल कारोबार के बिजनेसेस को देखते हैं तो बहुत ही हाई वैल्यूएशंस मिलते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो ग्लैंड फार्मा जो अभी लिस्ट होती हुई दिखी है कंपनी, उसको भी हम देखते हैं कि जो पी पर ट्रेड करती हुई दिख रही है, करीब 55 के पी पर ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रही है। की री रेटिंग के बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग जो कंपनी ने आज यहाँ पे अनाउंस किया है ये सबसे बड़ा री रेटिंग का ट्रिगर था जो आज होता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते आपको इतनी बड़ी तेजी स्टॉक में आती हुई दिखी है। ओके, तो ये है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा पर इस समय पूरी की पूरी खबर, जिसकी वजह से आप तेजी बनते हुए देख रहे हैं। स्टॉक ऑफ द डे था, तीनों टारगेट्स भी हिट हुए हैं, पर बाजार बंद होने से पहले क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए चलते हैं अनिल सिंघवी के पास। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं, एकदम सुस्त हैं। आज डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है पिछले 1 घंटे में, एकदम सपाट। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट। जॉब्स डेटा आएगा और फिर 3 दिन की छुट्टी भी है अमेरिकी बाजारों में। यूरोप में भी आप एकदम सपाट कारोबार देख रहे हैं। पॉजिटिव शुरुआत हुई थी यूरोप की, गेन्स गिव अप करके एकदम फ्लैट आपको यूरोप के बाजार इस समय दिख रहे हैं। एशिया में थोड़ा मिला जुला एक्शन जरूर रहा था सर। उसके अलावा कच्चा तेल 2.5 साल की ऊंचाई पर है। ओपेक की बैठक के फैसले का भी इंतजार है। गोल्ड और डॉलर स्टेबल है। बॉन्ड यील्ड अमेरिका की फिसलकर 1.44% पर है। क्या करके जाएं सर? तो मंडे छुट्टी है दीप अमेरिकी बाजारों में। मंडे को अमेरिकी बाजार नहीं गिरेंगे? बिल्कुल नहीं गिरेंगे सर, गारंटी है। और संडे को उनका इंडिपेंडेंस डे है, 4 जुलाई जो होता है, तो उसकी छुट्टी है मंडे के दिन। तो बस बढ़िया है, फिर क्या है, खाली आज का देखना है तो आज का तो ठीक ठाक ही है, मामला एकदम फ्लैट है, देख लेंगे। बाकी तो मंडे को फ्यूचर देखेंगे। फिलहाल देखिए जो क्लोजिंग हो रही है वो बुरी नहीं है। 15,700 के ऊपर की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है, पहली चीज़। देखिए इस पूरे रनअप में मैंने कहा 15,575 के नीचे चिंता करनी अगर बंद हो, और 2 दिनों का जो हम स्टॉप लॉस दे रहे थे क्लोजिंग बेसिस पर वो 15,675 का था। 15,680 पर कल बंद हुआ, उसके नीचे कल भी बंद नहीं हुआ। तो पहली क्लोजिंग जहां पर हल्की सी चिंता तेजी करने वालों को होनी चाहिए, उसके नीचे भी बंद नहीं हुआ, तो ये संकेत ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि कोई दिक्कत वाली बात वहाँ है नहीं। दूसरा, बैंक निफ्टी भी 34,800 पर। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी क्लोजिंग हो रही है। मुझे बहुत अच्छी क्लोजिंग क्या है, 15,800 के ऊपर बंद हो, फिर ये 35,300 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो, वहाँ से हम दूर है, लेकिन रीजनेबल क्लोजिंग है 14,700 के ऊपर और 34,800 के ऊपर जो बंद हो रहे हैं, तो ये क्लोजिंग ठीक है, ये संकेत ठीक है। आपकी लॉन्ग पोजीशन आप रख सकते हैं। 15,500 का पुट खरीद लीजिए या 16,000 का कॉल बेच दीजिए। 34,800 की है, 34,500 का पुट खरीद लीजिए या 35,200 35,300 का पुट बेचिए, कॉल बेचिए।
35,000 वाला मत बेच देना, 35,200 300 का बेचना है। ये आपके लिए स्ट्रेटेजी के तौर पर आप अगर स्प्रेड बनाकर जाना चाहें लॉन्ग पोजीशन को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप शॉर्ट भी हैं तब भी ऐसा भी आपको चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाजार अच्छा खराब हो गया हो या बढ़ गया हो, वैसा भी नहीं। तो आप अपनी हेजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन रखें। हेजिंग जरूरी है, सामने प्रीमियम आपकी जो घटेगी उसके सामने ऑप्शन बेचना जरूरी, ताकि आपको वहाँ पर प्रीमियम घटने का कंपनसेशन मिल जाए, ये ध्यान में रखिए। तो ये आपके लिए रहा है। आइए इस बीच हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डियाजियो की और साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो शेयर होल्डिंग है उसको लेकर आज एक अहम सुनवाई हुई है कोर्ट में, उसका एक अपडेट और डिटेल हमें दे रहे हैं ब्रजेश। चलते हैं ब्रजेश के बाद। ब्रजेश बताइए क्या है अपडेट आपके पास? बिल्कुल, बॉम्बे हाई कोर्ट में जो पीएमएलए कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया था जिसके तहत जो माल्या के यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर थे वो भी बैंकों को दिए जाना था, तो उसी को चैलेंज किया है आज डियाजियो ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया और कहा कि ये जो शेयर दिए गए हैं बैंकों को रिलीज किए जा रहे हैं जो ईडी ने जब्त किए थे, ये शेयर माल्या के हैं ही नहीं, क्योंकि माल्या की एक कंपनी थी वॉटसन लिमिटेड और उस वॉटसन लिमिटेड के अगेंस्ट में डियाजियो ने $135 मिलियन की लोन गारंटी दी थी और बाद में वॉटसन ने डिफॉल्ट कर दिया। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को पैसे दिए हैं 135 मिलियन डियाजियो होल्डिंग्स ने, उसके बदले में ये जो करीब 3100 करोड़ के जो शेयर हैं ये उनको मिलने चाहिए, ना कि बैंकों को जाने चाहिए। तो इसी को चैलेंज किया है। तो अब ये लड़ाई जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। डियाजियो का भी इंटेंट वही है कि जैसे हेनिकन ने अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ा ली थी यूनाइटेड स्पिरिट्स में, वैसे ही ये शेयर अगर रिलीज होकर उनके पास आ जाए तो उनकी भी जो कंपनी में शेयर होल्डिंग है वो थोड़ी और कंसोलिडेट हो जाएगी। तो ये मामला जो है आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुना गया और उसके बाद बैंकों ने अपना जवाब दाखिल किया था। 3 हफ्ते का वक्त और दिया गया है डियाजियो को कि बैंकों ने जो जवाब दिया है उस पर अपना रिप्लाई फाइल करें। बैंकों ने जो अब तक पीएमएलए कोर्ट में जवाब दिया था उसमें यह कहा था कि माल्या और डियाजियो के बीच में जो डीलिंग्स थी वो ट्रांसपेरेंट शायद नहीं थी और बैंकों को इसके बारे में बताया भी नहीं गया था, इसलिए डियाजियो का भी जो क्लेम है वो कोई बनता नहीं है। के लिए यूएसएल के शेयरों पर डियाजियो का दावा। आइए कैश का ऑप्शन तैयार है, जय ठक्कर बिगुल। बताएं जय। अनिल जी, लेना है निफ्टी का 15,650 का कॉल ऑप्शन जो करीब अभी 125 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदना है 82 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। यहाँ पे आपको टारगेट फर्स्ट मिलेगा। इनफैक्ट 116 से मैं देख रहा था अभी 125 के आसपास पहुंचा है, बट नेवरदलेस टारगेट इसके बन रहे पहले वाले 163 के 163 के टारगेट्स बनेंगे। सेकंड टारगेट जो इसमें मैं देख रहा हूँ बनकर आ रहा है करीब 184 के है। सो 163 184 ये दो टारगेट्स के लिए 15,650 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदना है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,780 से 800 के लेवल हमें निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। ज़्यादा तो बाउंस बढ़ा नहीं, बट देन 15,780 से 800 मतलब यहाँ से समझिए आप कि 50 से लेके 70 पॉइंट का एक अपमूव हमें निफ्टी में पहले देखना मिलना चाहिए और उसके ऊपर जाता है ठीक है तो फिर हम देखेंगे कि क्या शायद और मूव हमें देखने मिलेगा कि नहीं। अदरवाइज वहाँ पे अगर निफ्टी पहुंचता तो एक दफे वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो जय इज बैक विद हिज बूम कॉल्स। तो जय की तरफ से 15,650 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। विश्वेश जी और जय की यारी दोस्ती इसीलिए तो मशहूर है। देख लीजिए, विश्वेश जी 15,600 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं इन द मनी और जय कह रहे हैं 15,650। ये 15,650 का है, 15,600 नहीं, 15,650 का कॉल ऑप्शन है जो 125 में लेना है। 82 का स्टॉप लॉस, 163 184 का टारगेट आपके लिए, इसे करेक्ट कर ले 15,650। आइए बैन से बेनिफिट कोई आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष, कोई एंट्री एग्जिट? अनिल जी, एंट्री के लिए रोज प्रयास कर रहा था। पीएनबी आज आ रहा है 98% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो पीएनबी की एंट्री कंफर्म हो गई। ओके, कोई बाहर निकलेगा? नहीं अनिल जी, नाल्को है 109% अभी भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बनी हुई है, तो नाल्को बाहर तो नहीं आ रहा, पीएनबी एंट्री कर रहा है। तो पीएनबी के साथ हमारी हार्दिक सहानुभूति। बैन में जाने की तैयारी में पीएनबी का स्टॉक आज वायदा कारोबार में, ये है आपके लिए। ओके, एक्शन भरपूर और फाइनली इस एक्शन का अंत भला तो सब भला। 4 दिन जैसे भी कहते थे आपने हमने सबने निकाले, लेकिन फाइनली फ्राइडे के दिन हरियाली 50 पॉइंट हाफ सेंचुरी मारकर निफ्टी ऊपर और सेंचुरी मारकर ऊपर बंद होते हुए निफ्टी
उसके बाद बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही 150 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स बंद होने की तैयारी में। आवाज आपके कानों में गूंजेगी, क्लोजिंग बेल आपके कानों में। दिन के हाई पॉइंट पर बंद हो रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या चाहिए। तो निफ्टी 15,730 ये दिन के हाई पॉइंट के करीब, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी भी कमोबेश ऐसा ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज के लिए। तो ये प्रोविजनल क्लोजिंग 49 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 151 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, 176 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स। फाइनल क्लोजिंग 15,722 के आसपास, दीप जैसा हम बात कर रहे थे कि न 15,675 के नीचे बंद होगा न 15,725 के ऊपर। एग्जैक्टली फाइनल क्लोजिंग 15,722 और बैंक निफ्टी 34,800 यही लेवल था, 34,809 34,810 पर बंद हुआ है। तो डेटा ने आज फिर से कमाल किया, आखिरी 1 घंटे में वही थे जो डेटा वही रहे जो डेटा के हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा था। चलिए फाइनल क्लोजिंग हो गई, हरे निशान में बंद हुए, अंत भला तो सब भला। अच्छा वीकेंड निकलेगा उन लोगों का जो बाजार के 4 दिनों के मूड से थोड़े परेशान थे। अब चीयर अप कीजिए, मुस्कान लाइए अपने चेहरे पे, वीकेंड को एंजॉय कीजिए। अब तो थोड़ा थोड़ा बाहर जाकर भी कर सकते हैं सावधानी के साथ। अब ऐसा नहीं कि घर में ही बैठे रहना है, थोड़ा थोड़ा निकल सकते हैं, सावधानी रख के निकलें, ऐसा नहीं कि लापरवाही से। तो आप सबसे विदा लेने का वक्त है। जैन साहब, किरण जी, जय ठक्कर, विश्वेश जी, आप सबका धन्यवाद। सुमित जी, बंसल जी, कुणाल जी और वागले साहब, आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। चलिए मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस वीकेंड, धन्यवाद।